ओपन मार्केट वैल्यू है उसी को मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो मैं 1 करोड़ का प्रोडक्ट आपको 10 लाख में बेच रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ब्रदर या सिस्टर हो, तो वो 10 लाख नहीं माना जाएगा। वैल्यू विल बी डीम्ड एज 1 करोड़ ओपन मार्केट वैल्यू, और उस 1 करोड़ पे ही मुझे जीएसटी आपको चार्ज करना पड़ेगा। सपोज ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो क्या था वैल्यू ऑफ सप्लाई? लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। डू यू रिमेंबर? मैंने आपको फोक्सवैगन की गाड़ी बेची थी, ब्रांड न्यू कार थी, राइट? तो फोक्सवैगन के पास मार्केट वैल्यू नहीं थी, बट ऐसी सेम टू सेम कार से मारुति, हुंडई कोई भी बेच रहा है, सेम लाइक है, सेम काइंड है, सेम क्वालिटी है, सेम फीचर्स है, तो वो कितने में बेच रहा है? वही मेरा मार्केट वैल्यू मान के। सपोज ऐसी लाइक, काइंड एंड क्वालिटी भी कुछ नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% उसको मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी आपका खर्चा हुआ है प्रोडक्शन का प्लस 10% उसको मान लिया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड कुछ भी ना मिले तो लास्ट में रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मतलब जो भी वो जीएसटी ऑफिसर को लगेगा रीजनेबल बेस पे, उसको मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये था रूल 28। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजो था, एक्सेप्शन। क्या था एक्सेप्शन? कि मेरी एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच दिल्ली में, दोनों मेरी ही ब्रांच है। ठीक है, तो मैंने महाराष्ट्र से दिल्ली सप्लाई की, दिल्ली आगे वैसे का वैसे कस्टमर को दे रहा है से 1 लाख रुपए। महाराष्ट्र से दिल्ली मैंने अपने ब्रांच टू ब्रांच सप्लाई की, एंड दिल्ली आगे अपने कस्टमर को एज इट इज दे रहा। सो दिल्ली ने से 1 लाख में बेचा, उसका 90% shall be value of supply between महाराष्ट्र एंड दिल्ली। यू रिमेंबर, ये प्रोविजो था कि मैं अपने ब्रांच में दे रहा हूँ, ये थोड़ी सेल है, ये तो ब्रांच ट्रांसफर है, बट उस पे भी जीएसटी तो लगता है। तो कौन से वैल्यू पे? मैंने महाराष्ट्र से दिल्ली दिया, दिल्ली ने आगे 1 लाख में बेचा, उसका 90% विल बी वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन महाराष्ट्र। तो ये था रूल नंबर 28 जो हमने पढ़ा था। फिर एक उसका एक दो केस स्टडी देख लेते हैं। से मैं एक सप्लायर हूँ, एक ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब मैं आता हूँ, सॉरी 1 सेकेंड, अब मैं आता हूँ रूल 27 पर। अगर आपको रूल 27 याद है, रूल 27 क्या था? कि मैंने आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेची, आपने कुछ पुरानी गाड़ी दे दी, या पुराना मोबाइल दे दिया, पुराना लैपटॉप, मतलब कुछ एक्सचेंज है या बार्टर है, कुछ ना कुछ है, पूरा मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं। तो कैसे होता था वैल्यू ऑफ सप्लाई? फर्स्ट क्या था कि जो भी नए प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू है उस पे जीएसटी लगा, सेम सेम। लेकिन दूसरा कुछ अलग था। क्या अलग था? याद है? सम ऑफ सम, मतलब मैंने आपको नई गाड़ी बेच दी, करेक्ट? आपने 10 लाख रुपए भी दिए, एंड आपने अपनी पुरानी गाड़ी दी जो मैं बेचूंगा तो 2 लाख मिलेगी, तो मैं आपको जीएसटी पूरे 12 लाख पे लगाऊंगा। 10 लाख मॉनिटरी कंसिडरेशन एंड 2 लाख की जो आपने पुरानी गाड़ी दे दी एक्सचेंज में, उस पे भी लगेगा। सो सम ऑफ, टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी जो आपने 10 लाख दिए, प्लस कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू मनी ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दिए जो आपने पुरानी गाड़ी दी, वो कितने में बिकेगी? 2 लाख। इसका टोटल पे जीएसटी लगता है। अगर ये भी आंसर नहीं मिलता तो सेम लाइक, काइंड एंड क्वालिटी वही रह जाएगा। एंड लाइक, काइंड एंड क्वालिटी से भी नहीं मिलता तो सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, सेम ही है, खाली ये सेकंड जो है ना सम ऑफ वो एक ऐड हुआ। एंड कहीं भी आंसर नहीं मिलता तो रूल 31 क्या कहता है? जो माई बाप बोले आपके जीएसटी ऑफिसर, रीजनेबल बेस पे वो जो बोलेगा वो मान लिया जाएगा। करेक्ट? इसके दो केस स्टडी मैं दिखाता हूं आपको, याद रिवीजन ही है। सपोज मैं एक सप्लायर हूं, एक कंप्यूटर बेच रहा हूं, ब्रांड न्यू है, मार्केट वैल्यू है ही नहीं, इस रिसिपिएंट को बेचता हूं। कितने में बेचा? ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख, मतलब मॉनेटरी पैसा सिर्फ 2 लाख ही है। मैंने 2 लाख पे ही उसको जीएसटी चार्ज किया, 36,000 का जीएसटी कलेक्ट किया एंड 36,000 का पे कर दिया। लेकिन उसने 2 लाख के साथ साथ मुझे अपना पुराना कंप्यूटर भी दिया। इस 2 लाख के साथ साथ उसने अपना पुराना कंप्यूटर भी 10,000 का था उसका, अगर मैं बेचूंगा तो 10,000 को मुझे मिलेंगे, ये भी दिया था एक्सचेंज में। तो अब क्वेरी आती है क्या? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? कौन से अमाउंट पे मुझे जीएसटी लगाना चाहिए? 2 लाख पे कि 2,10,000? तो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? कि अगर रिसिपिएंट ने सिर्फ मॉनिटरी नहीं दिया,
मॉनिटरी के साथ साथ कुछ नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी दिया, जैसे एक्सचेंज किया था ना, तो इन दोनों के टोटल पे जीएसटी लगता है। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंप्यूटर जो अवेलेबल नहीं। तो हम सेकंड पे जाते हैं। व्हाट इज दैट? सम ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, मतलब 2 लाख रुपए, प्लस कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू मनी, मतलब जो पुराना आपको लैपटॉप मिला 10,000। तो मैं जीएसटी आपको पूरे 2,10,000 पे लगाऊंगा, ना कि 2 लाख रुपए। तो कभी भी आप नया मोबाइल लो, पुराना एक्सचेंज करो, तो देखना शॉपकीपर कितने पे जीएसटी लगाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा एक रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत ही डिफिकल्ट है, प्लीज ध्यान देना। इंटरेस्टिंग भी है, मैंने फुल ट्राई किया अच्छा पीपीटी बनाने के ताकि आपको इजी पड़े। सुनो, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, इंक्लूजन इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब कुछ कुछ चीजें आपको ऐड करनी है इन ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो समझना। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या बोलना चाहते हैं सेक्शन। अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज बीच में बोलना। फर्स्ट पॉइंट 15(2)(a), any taxes, duties, cess, fees, charges levied under any law other than GST, उसको भी इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कोई भी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज, कुछ भी अदर देन जीएसटी को इंक्लूड करना है। नहीं समझा? वेट, एग्जांपल से मैं एक इंपोर्टर, इंपोर्टर मतलब चाइना से खरीद रहा हूँ माल, यूएसए से इंपोर्ट कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया से खरीद रहा हूँ। तो मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए यूएसए से, ये देखो कितना है क्वांटिटी, सॉरी कितना वैल्यू, 1 करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया। ठीक है, 1 करोड़ रुपए पे इंपोर्ट किया। ये देखो, ये माल यूएसए से आया और ये वेसल इंडिया में आया। ठीक है, डायरेक्ट मेरे गोडाउन में नहीं जा सकते। कहाँ आता है माल? कस्टम पोर्ट पे। इंडिया का जो कस्टम होता है ना, वहां पे आता है, चेकिंग होता है कि स्मगलिंग तो नहीं हो रही ना, उधर टैक्सेस भरने पड़ते हैं, फिर हमें माल मिलता है। तो ये देखो, ये गुड्स उतरे इंडियन कस्टम पोर्ट पे। अब आपको एक टैक्स भरना पड़ता है। जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, एज वेल एज आईजीएसटी। जीएसटी मतलब आईजीएसटी भरना पड़ता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे मैंने कस्टम ड्यूटी भर दी 10 लाख रुपए। कस्टम ड्यूटी का एक पार्ट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज 1 लाख रुपए, एक एंटी डंपिंग भी कस्टम ड्यूटी का ही पार्ट है 2 लाख रुपए। सो टोटल मैंने 13 लाख रुपए भरे फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब क्वेरी आती है क्या? व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? मुझे गुड्स चाहिए तो आईजीएसटी भरना है ना, तो कौन से अमाउंट पे आईजीएसटी भरना है मुझे? ऑन व्हाट अमाउंट आई एम रिक्वायर्ड टू पे आईजीएसटी? अज्यूम जीएसटी रेट इज 12%, गुड्स 1 करोड़, तो क्या 1 करोड़ पे ही आईजीएसटी लगेगा, या ये जो 13 लाख का कस्टम ड्यूटी भरी उस पे भी आईजीएसटी लगेगा? तो देखो एक्ट क्या है, ध्यान से सुनो। एक्ट कहता है एज पर 15(2)(a), कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी सेस, कोई भी फीस हो अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के कोई भी और टैक्स है, उसको आपको ऐड करना है, इंक्लूड करना है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। It is to be added as well as included in the value of supply for charging GST. तो यहाँ पे जो 1 करोड़ का माल है उस पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, प्लस ये जो कस्टम ड्यूटी आपने भरी, सारी एंटी डंपिंग ड्यूटी भरी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज भरा, सब पे आईजीएसटी लगेगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 1.13 करोड़ है, जीएसटी 12% पूरे 1.13 पे लगेगा, तो कितना हो गया? 13,56,000 आपको मिलेगा। समझे? तो देखो कैसा है, गुड्स कितने के थे? 1 करोड़। 1 करोड़ पे ही आईजीएसटी लगना चाहिए था, बट 1 करोड़ पे नहीं। कोई भी अदर टैक्स अदर देन जीएसटी है उसको भी ऐड कर, अदर देन जीएसटी को ऐड करना एंड पूरे पे आईजीएसटी पर। एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको समझे। सपोज मैं एक रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, मैं गया हूँ किधर? सिनेमा हॉल में, अभी चालू होने वाले, तो मैं गया हूँ सिनेमा हॉल में, एंटरटेनमेंट सर्विस मिल रही है। आप मूवी देखने जाते हो तो सिनेमा हॉल आपको एंटरटेनमेंट की सर्विस देता है, सिनेमा हॉल सप्लायर है, आप लोग रिसीव। 1,000 रुपए की टिकट है, महंगी आजकल, से टिकट कॉस्ट इससे 1,000। अब आपको पता है कुछ कुछ स्टेट्स में, महाराष्ट्र में नहीं, कुछ कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स क्या चार्ज करते हैं? एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करते हैं 50 रुपए।
है हाँ, कई स्टेट्स में है। तो ये सप्लायर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रहे हैं सिर्फ 50 रुपीज। ये थोड़ी जीएसटी, तो एंटरटेनमेंट को अलग टैक्स है। करेक्ट। अब मेरी आपसे क्वेरी है, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? क्या मुझे सिर्फ 1000 रुपए पे जीएसटी भरना है, या 1000 प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स 1050 पे जीएसटी भरना? तो यही आंसर आ रहा है कि 15(2)A में कहा गया है कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी, कोई भी फीस अदर देन आईजीएसटी जीएसटी उसको इंक्लूड करो, उसको इंक्लूड करो। तो यहाँ पे जो टिकट कॉस्ट है वो भी इंक्लूड होगा। कितना टिकट कॉस्ट? 1000 प्लस एंटरटेनमेंट टैक्स है वो भी इंक्लूड होगा। तो जीएसटी पूरे 1050 का ट्रैक हो जाए। यस, तो ये था, आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आता है एग्जाम में तो ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। सर हाँ सर। ये एंटरटेनमेंट टैक्स, सॉरी फॉर द मतलब अदर चीज, एंटरटेनमेंट ये वे ऑफ नहीं किया था जीएसटी, मतलब जीएसटी आने के बाद? मैक्सिमम स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में अभी भी सर है, क्योंकि उनको टैक्स से पैसे नहीं मिल रहे तो वहाँ अलाउ किया है। ठीक है। बहुत ही 2-3 स्टेट्स में। ओके, अदर क्वेश्चन इज सर, जो आपने पहला जो इसके पहले का जो आपने एग्जांपल बताया, कस्टम ड्यूटीज और एंटी डंपिंग ड्यूटीज, नाउ ये दोनों हाँ सर, आपका आवाज चला गया। गवर्नमेंट को जाती है। क्या 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 कहा आपने? ये दोनों जो ड्यूटीज है, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी भी गवर्नमेंट को ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, बराबर, और जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाता है, मतलब सही पार्ट बात। ऑफ द तो फिर ये डबल टैक्सेशन नहीं हो गया क्या? डबल है, ये कैस्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे आ गया सर, आपका बात सही है। बट सिंस इंपोर्ट है, गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द इंपोर्ट, इसलिए डबल टैक्सेशन वहां अलाउड रहा है। ओके, ठीक है, ओके। तो ये देखो। अब हम आते हैं 15(2)C पे। 15(2) एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस incurred in relation to supply, मतलब मैं बेच रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ और खर्चा हो गया, उसकी वजह से बेचने से कुछ और एडिशनल एक्सपेंस हो गए, उसको भी इंक्लूड करना है। एग्जांपल मैं बताता हूँ ताकि सपोज मैंने गुड्स खरीदे, बायर बायर, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया था इस सप्लायर को कि मुझे ये गुड्स चाहिए, 1 लाख रुपए के गुड्स, एंड से जीएसटी 18%, तो मुझे 1 लाख का ही बिल देगा, मुझे 18% है, 18,000 ही जीएसटी लगाएगा। बट वेट, क्या हो, अब ऐसे ही थोड़ी गुड्स दे देते हैं, कोई कुछ पैकिंग भी तो करना पड़ता है। सो ही इनकर्ड से पैकिंग एक्सपेंस 5,000, पैकिंग का खर्चा हुआ 5,000। फिर फ्रेट एक्सपेंस, यानी मेरे गोडाउन तक गाड़ी पहुंचाई 3,000 रुपए, देखो उसमें गुड्स लोड किए, फिर ट्रांसपोर्ट किए, उसका 3,000 रुपए। ऐसे ही गुड्स डैमेज हो गए तो उसने इंश्योरेंस भी लिया 2,000। करेक्ट, ऐसे करके उसने 10,000 का और खर्चा कर दिया। इज इट ओके? अब क्या होगा, अब सप्लायर मुझसे ये सारे एक्सपेंसेस रिकवर कर रहा है। ही इज रिकवरिंग नॉट ओनली 1 लाख, ही इज ऑल्सो रिकवरिंग ये सारे खर्चे, सब कुछ रिकवर कर रहा है मुझसे। तो इन शॉर्ट मुझसे 1 लाख नहीं, 1,10,000 दे रहा है। अब क्वेश्चन यही आता है कि आई एग्री गुड्स का वैल्यू तो 1 लाख ही है, बट ये 10,000 भी तो गुड्स की वजह से वो मुझसे रिकवर कर रहा है। तो व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? क्या मुझे 1 लाख पे जीएसटी लगाएगा या 1,10,000 पे जीएसटी लगाएगा, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन सुनो, 15(2)C में कहा गया है कि कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस खर्चा हुआ है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, बेचने के लिए ये खर्चे हो, एंड वो मुझसे रिकवर कर रहा है। सो एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस रिकवर इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, उसको भी इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपने सुना होगा कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई चैप्टर में था, जो अगर वो मुझसे रिकवर कर रहा है तो वो मुझे पूरे 1 लाख पे नहीं, 1,10,000 पे जीएसटी चार्ज करेगा। ओके, सो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल और नॉट 1 लाख। कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंस जो मुझसे रिकवर कर रहा है उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होता है, 1,10,000 पे लग जाए। ठीक है, अब हम आते हैं 15(2)D पे। ये चीज आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं, आप स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्केट में जो बिजनेस करे उनको भी ये नॉलेज। ठीक है, सुनो क्या पॉइंट है, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। कुछ नहीं समझा, सुनो, मैंने आपको बेचा, 3 महीने का टाइम दिया था पेमेंट देने को,
आपने से 4 महीने बाद, तो मैं आपसे कुछ इंटरेस्ट रिकवर करूंगा, उसका बात है। एग्जाम्पल देता हूँ ताकि समझे। सपोज मैं सप्लायर हूँ, आप लोग सब बायर बन जाओ, रिसिपिएंट्स हो। मैंने आपको ये गुड्स बेचे या मैंने आपको ये सर्विसेज कितने की है, 10 लाख प्लस 18% जीएसटी। मैंने आपको सिर्फ बोला था कि 3 महीने में आपको मुझे ये पूरे देने हैं, 10 लाख भी देना है एंड जीएसटी भी देना है। अब क्या हुआ पता है, आपने पेमेंट नहीं किया, कुछ भी रीजन से पैसे नहीं थे, कुछ भी था, आपने 3 महीने में पेमेंट नहीं किया। आपने पे किए, मुझे 10 लाख भी दिए, 18% भी दिए आफ्टर 3 मंथ। सिंस आपने डिले किया है तो मैं छोड़ूंगा तो आपने मुझे पेमेंट लेट किया, इसीलिए और द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मैं आप पे इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, मैं आप पे लेट फी लगा रहा हूँ, मैं आप पे पेनल्टी, जो भी आप बोलो, 10,000 रुपए और भी दो। आपने डिले किया ना, सुलाओ पैसा और, तो मैं आपसे इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी लगा रहा हूँ 10,000। ये भी आपने मुझे चुपचाप दे दिए 10,000 रुपए। देखो अच्छे थे, आपने दे दिए 10,000। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कह रहा है, सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट सुनो। गवर्नमेंट कह रही कि मिस्टर प्रतीक, सप्लायर, आपने गुड्स या सर्विसेज दी थी, आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की थी, इसीलिए आपको 10 लाख मिले थे। मैं बोलता हूँ हाँ, देखो आपने इसलिए तो मुझे 10 लाख दिए थे। तो गवर्नमेंट कुछ और भी कह रहा है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज दी, इस गुड्स एंड सर्विस के रिलेशन, इस गुड्स एंड सर्विस के रिलेशन में ही मुझे रिसीपेंट से इंटरेस्ट भी मिला है 10,000। तो ये भी तो गुड्स एंड सर्विस का ही पार्ट हुआ। तो जी गवर्नमेंट क्या कहता है कि ये जो 10,000 भी मिले रिसिपेंट से, ये 10,000 लेट फी इज नथिंग बट एडिशनल कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जीएसटी सिर्फ 10 लाख पे नहीं, ये तो 10,000 का मैंने इंटरेस्ट रिकवर किया इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस, उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होता है, उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। समझे आप लोग। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि मैंने आपको गुड्स बेचे इसलिए 10 लाख मिले, एंड मैंने आपको गुड्स बेचे थे इसलिए तो इंटरेस्ट कमाया हूं। तो ये इंटरेस्ट गुड्स का ही तो पार्ट है, आपने डिले के इसलिए गुड्स के चक्कर में ही तो मिला है। तो जीएसटी सिर्फ 10 लाख पे नहीं, जो इंटरेस्ट कमाए, लेट फी कमाए, एडिशनल फी कमाए, उस पे भी जीएसटी लग जाए। क्या आप सबको ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो कभी भी कंटिन्यू है, सुनो सुनो। फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सप्लायर क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, कोई भी एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज करता है। तो ये जो एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से क्वेरी पूछ रहा हूँ यार रेट क्या लगाऊं, 18%, 20% क्या रेट लगाऊं? तो गवर्नमेंट देखो बता रहा है, गवर्नमेंट कुछ बता रहा है कि इंटरेस्ट जो कमा है उसका क्या रेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहते हैं इंटरेस्ट लेट फी, ये क्या है, गुड्स बेचा उसके चक्कर में ही तो एडिशनल कंसिडरेशन है, सर्विसेज दी उसके चक्कर में ही तो एडिशनल कंसिडरेशन है। तो जो भी गुड्स का जीएसटी रेट था, जो भी उस सर्विस का जीएसटी रेट था, वही इस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी रेट लग जाए। तो अगर गुड्स 5% वाले थे जीएसटी, तो इंटरेस्ट जो मैं कमाया उस पर भी 5 ही लगाऊंगा। अगर गुड्स 28% वाले दिए थे, तो जो इंटरेस्ट कमाया उस पर भी 28% ही लगाऊंगा, क्योंकि ये गुड्स का ही तो पार्ट है। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ी, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था ये वाली स्लाइड, पर वो पिछली वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट, ये आपके नॉलेज पॉइंट है। अब मैं और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यार व्हाट इज द डॉक्यूमेंट, क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट के चक्कर में? गुड्स बेचा तभी तो टैक्स इनवॉइस दे दिया, कि इंटरेस्ट के चक्कर में क्या देना पड़ेगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है फॉर सच एडिशनल कंसिडरेशन इंटरेस्ट के लिए मुझे डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ेगी। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट सर? डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक 15(2)(d) का पार्ट है, प्लीज आप लोग ध्यान देना, ये डेबिट नोट इश्यू करनी पड़ेगी। अब आता है नेक्स्ट 15(2)(e), सब्सिडी प्रोवाइडेड इन एनी फॉर्म और मैनर लिंक टू सप्लाई। ये भी एक इंटेलिजेंट पॉइंट है, सुनो। ये हमने सप्लाई चैप्टर में किया, तो ऑब्वियसली आपको याद नहीं होगा, मैं बताता हूँ। सुनो, सपोज मैं एक सप्लायर फर्टिलाइजर्स बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए,
इतने के 1 लाख रुपए के, जीएसटी रेट है 12%। अब फार्मर्स को बेच रहा हूँ, यार फार्मर इतने महंगे कहाँ से देंगे? 1,12,000 को वो लोग फर्टिलाइजर खरीदेंगे क्या? तो बेचारे रतन टाटा जी है ना, उन्होंने बोला कि यार ये अच्छी हुई फर्टिलाइजर है, उन्होंने सब्सिडी अनाउंस कर दी। क्या अनाउंस कर दी? सब्सिडी अनाउंस कर दी 80,000 रुपीज कि वो पैसा देंगे, फार्मर से मत लेना मिस्टर प्रदीप, तो वो पैसा देंगे। तो उन्होंने सब्सिडी अनाउंस कर दी 80,000। तो अभी क्या होगा? फार्मर मुझे सिर्फ 20,000 देगा, 1 लाख की बदले, एंड बाकी जो 80,000 है वो मिस्टर रतन टाटा मुझे, बाकी जो 80,000 है मिस्टर रतन टाटा मुझे। अब यहाँ पे क्वेरी आ गई, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऑन व्हाट अमाउंट सप्लाई? मैं इस फार्मर को जीएसटी 20,000 पे लगाऊं कि मैं फार्मर को जीएसटी 1 लाख पे लगाऊं? ये क्वेरी है। फार्मर को जीएसटी 20,000 पे लगाऊं क्योंकि वो तो यार 20 ही दे रहा है, 80 तो रतन टाटा जी सब्सिडी दे रहे हैं, या 1 लाख पे जीएसटी लगाऊं? तो आंसर सुनो, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, एनी सब्सिडी, आई रिपीट, एनी सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है तो ये पार्ट नहीं है। एनी सब्सिडी अदर देन सब्सिडी बाय गवर्नमेंट जो लिंक है विद द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको भी इंक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट। क्या बोला? कोई भी सब्सिडी, गवर्नमेंट सब्सिडी को छोड़ के कोई भी सब्सिडी दे, रतन टाटा दे, टाटा बिरला दे, कोई भी दे, उसको भी इंक्लूड करना है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उस पे भी जीएसटी लग जाए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगा? फार्मर ने जो 20,000 दिए उस पे भी जीएसटी लगेगा, एंड फार्मर से रतन टाटा ने जो 80,000 दिए उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट होगा। जीएसटी पूरे 1 लाख पे है, जीएसटी पूरे 1 लाख पे है। तो कोई भी सब्सिडी दे, जैसे आपके एजुकेशन के लिए से मैं पैसे दे देता हूँ तो भी सप्लायर आपको जीएसटी लगा है। सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी तो नहीं लगी, बट गवर्नमेंट को छोड़ के कोई भी सब्सिडी दे रहा है, जीएसटी अट्रैक्ट होगा। ठीक है? सॉरी वन सेकेंड, इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। अब आप लोग देखो ये कैसे सिमिलर एग्जांपल है। से मैं सप्लायर हूं, फर्टिलाइजर्स बेच रहा हूं 1 लाख रुपए के, जीएसटी रेट 12%। फार्मर्स को ये अभी भी एक्सपेंसिव लग रहा है, तो अभी सब्सिडी किसने अनाउंस की? गवर्नमेंट ने। सब्सिडी किसने अनाउंस की? गवर्नमेंट ने 80,000 रुपीज की सब्सिडी अनाउंस कर। तो अब क्या होगा? फार्मर मुझे सिर्फ 20,000 देगा एंड बाकी गवर्नमेंट 80,000 रुपीज मुझे देगा, बाकी गवर्नमेंट 80,000 दे देगा। ओके, अब क्वेरी आती है, अब क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई हो, कौन से अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? अब देखो, सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, 20,000 पे लगेगा जीएसटी के पूरे 1 लाख पे। अभी हमने क्या पढ़ा? 15(2) सेक्शन पढ़ा, वो क्या कह रहा है? एनी सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी अदर देन सब्सिडी बाय गवर्नमेंट को इंक्लूड करना है। और यहाँ तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, यहाँ सब्सिडी किसने दी है? गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं कर। इस केस में गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, रतन टाटा या किसी ने नहीं दिए, हेंस ये सब्सिडी अमाउंट इंक्लूड नहीं हो। इस केस में जीएसटी सिर्फ 20,000 पे ही लगेगा, बाकी किसी पे नहीं। तो 80,000 गवर्नमेंट ने दिए, यार गवर्नमेंट को जीएसटी लगाओगे क्या? तो 20,000 पे ही जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। रतन टाटा, रिलायंस कोई सब्सिडी दे रहा है, जीएसटी लगेगा, लग जाएगा। इज इट ओके? ये क्या था? 15(2) था। अब आता है सबसे डेंजरस पॉइंट जो मैंने लास्ट के लिए रखा था, 15(2)(b). 15(2)(b), अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये थोड़ा भेजे में जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, प्लीज आप लोग पूरा अटेंशन यहाँ कर। सपोज आप लोग सब रेसिपिएंट हो, आप लोगों ने मुझे ऑर्डर दिया है इस गुड्स का। ठीक है, प्लीज ध्यान दो सब लोग, थोड़ा डिफिकल्ट है। आप लोग सबने मुझे ऑर्डर दिया है इस गुड्स का। गुड्स कितने के? 50 लाख रुपीस प्लस 18% जीएसटी। अब मेरे पास यार ट्रक नहीं थी, आप तक सामान कैसे पहुंचाऊं?
आई डिड नॉट हैव व्हीकल, सो मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया, इसके लिए ताकि आप तक गुड्स पहुंचा दे। 10,000 रुपए का मेरा खर्चा है, ये किसका एक्सपेंस है? सप्लायर का खर्चा है। मैंने ट्रांसपोर्टर को हायर किया, मुझे ट्रांसपोर्टर को पैसे देने हैं, सप्लायर को देने हैं, करेक्ट। सो फॉर दिस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन मुझे 10,000 देना। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस आर ऑफ सप्लायर, ये मेरे पीएनएल में डेबिट होने वाला है। ये मैं एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि कुछ पॉइंट है यहाँ। अब देखो क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर मेरे गोडाउन में आया, मैंने उसको सामान दे दिया और यही ट्रांसपोर्टर ने आपको पहुंचा भी दिया, आप तक गुड्स मिल भी गए, करेक्ट। अब आता है पॉइंट, देखो यहाँ पे हुआ क्या। ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर क्या हो गया, आप लोगों ने, बायर ने, रिसिपेंट ने 10,000 रुपए ट्रांसपोर्टर को दिए। क्या बोला मैंने? ये खर्चा किसका था? मेरा था, लेकिन मेरे बिहाफ पे आप लोगों ने उस 10,000 रुपए किसको दे दिए? ट्रांसपोर्टर। मेरे बिहाफ पे आपने दे दिए कि ट्रांसपोर्टर ले ले 10,000, तू जा निकल, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर आपने दिया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस वर ऑफ सप्लायर, ये मेरा खर्चा था, राइट। आपने सिर्फ मेरे बिहाफ पे भर दिया, आपने सिर्फ मेरे बिहाफ पे भर दिया। अब आता है मेन पॉइंट, अब मुझे आपसे कितना लेना है? कितना लेना है? 50 लाख प्लस सेल ऑफ गुड्स कुछ लेना है। मुझे आपको कितना देना है? 10,000 रुपए जो आपने मेरे बिहाफ पे भर दिए, बराबर है। गुड्स का 50 लाख आपसे लेना है, मेरे बिहाफ पे 10,000 जो आपने भर दिए वो मुझे आपको देना है। Am I right? So मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन ऐसा 10-50 लाख करे, मैंने सिर्फ नेट अमाउंट 49,90,000 का इनवॉइस रेज किया एंड मैंने जीएसटी सिर्फ 49,90,000 पे लगाया, 50 लाख पे नहीं। समझे बात? मुझे आपसे 50 लाख लेने हैं गुड्स के, लेकिन मुझे आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज देना भी है 10,000, करेक्ट। सो मैं आपको जीएसटी नेट अमाउंट पे लगा रहा हूँ, 49,90,000 का बिल बना, जीएसटी 49,90 पे चार्ज, करेक्ट है। सो सप्लाई चार्ज जीएसटी ऑन 49.9, तो गवर्नमेंट को पेट दुखा। ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस किसका था? सप्लायर का था। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में आने चाहिए? सप्लायर के आने चाहिए। रिसिपेंट ने सिर्फ मेरे बिहाफ पे भर दिया। तो सेक्शन 15(2)(b) में क्या कहा है? एनी अमाउंट विच सप्लायर वाज लायबल टू पे, जो सप्लायर का खर्चा, रिसिपेंट का नहीं था। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस सप्लायर का खर्चा था, which is paid by the recipient, recipient ने मेरे बिहाफ पे भर दिया, उसको भी इंक्लूड करना है इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी खर्चा सप्लायर का था जो रिसिपेंट भर देता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि नेट अमाउंट का बिल दो, आपको बिल पूरे पे ही करना पड़ेगा। तो आज मुझे पूरे 50 लाख का ही बिल बनाना हो एंड मुझे जीएसटी 18% 50 लाख पे ही लगाना होगा, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। सो कोई भी खर्चा जो सप्लायर को भरना है विच इज पेड बाय द रिसिपिएंट, उसको भी इंक्लूड करो वैल्यू ऑफ सप्लाई में, उस पे भी अकॉर्डिंगली जीएसटी चार्ज हो जाए। इज इट ओके? क्या किसी को डाउट है? प्लीज बताइए। Anyone has any doubts in relation to this point? ये थोड़ा डिफिकल्ट था सर, लेकिन ये ट्रांसपोर्टर अगर वो इनवॉइस में दिखाएगा तो ही ना, अगर वो बोलेगा कि नहीं ये बस अपना जो रिसिपेंट है वो खुद ही अपने उसमें अरेंज कर लिया करके, हाँ, बिल में दिखाएगा ही नहीं। जैसे जैसे कि अगर समझो कल मैं एक टीवी लेके आया मैं ओके दुकान से, अभी दुकान वाले ने सिर्फ टीवी का इनवॉइस बनाया है, उसने ट्रांसपोर्टेशन का इनवॉइस नहीं बनाया। नॉर्मली जो करता है तो वो बोलता है कि यार तो मेरा खुद का ट्रांसपोर्टर है, जो मैंने सैलरी पे रखा है, मेरा खुद का ट्रक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो ट्रांसपोर्टर को मैं अलग से पैसा दे देता हूँ। बराबर आपका बात सर। ये जीएसटी कौन भरेगा? सप्लायर भरेगा या बायर भरेगा? नहीं, वो तो आपने भर दिया है, आप ही का खर्चा था रिसिपेंट का। जैसे अगर ट्रांसपोर्टर आपका है, बायर का, और आप पे कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता है। ट्रांसपोर्टर अगर सप्लायर का है, सप्लायर का खर्चा है और आप भर देते हो तो ये क्वेश्चन आता है। और ये सब इसको प्रूव कैसे करोगे? हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये बुकिश ज्ञान है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब पकड़ा नहीं जाता। वही बोला नहीं, हम लोग नॉर्मली जो हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना,
तो हम लोग फ्रेट लगा के बेचते हैं, फ्रेट पे जीएसटी चार्ज नहीं करते हम लोग। नहीं करना चाहिए फ्रेट पे भी, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, तो आपको फ्रेट पे भी जीएसटी चार्ज करना चाहिए। आपने गुड्स बेचा, उसके रिलेशन में फ्रेट हुआ है, तो दोनों पे जीएसटी लगना चाहिए। वो तो समझ गया मैं, लेकिन इसमें ये पहले तो फ्रेट रिवर्स चार्जेस में आता था, वो तो फ्रेट रिसीप्ट वाला जो रिवर्स चार्जेस में आता था, अभी तो नहीं, अभी भी फ्रेट रिवर्स चार्ज में है सर, है वो रिवर्स चार्ज। रिसिपेंट के लिए ना, रिसिपेंट के लिए वो तो, हाँ रिसिपेंट, वो मैं आपको आरसीएम चैप्टर आएगा ना, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो यही समरी बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा। इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, पहला कोई भी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज अदर देन जीएसटी उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी, उस पे भी जीएसटी लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स, उस पे भी जीएसटी लगता है, सब पे जीएसटी लगेगा अगर अदर देन जीएसटी। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, कोई भी अमाउंट जब भी पढ़ा जो सप्लायर का खर्चा था लेकिन रिसिपिएंट ने दे दिया, पूरे पर जीएसटी लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी इंसिडेंटल एक्सपेंस इन रिलेशन टू सेल, जैसे सप्लायर ने पैकिंग की, कमीशन कुछ कर दिया, ट्रैक रेट का है, और अगर मैं रिसिपिएंट से रिकवर कर रहा हूं तो पूरे पे जीएसटी लगता है। करेक्ट। फोर्थ, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स, उस पे भी जीएसटी लगता है। अगर मैंने गुड्स या सर्विस दी, उस पे इंटरेस्ट कमा रहा हूं, जीएसटी लग जाएगा। एंड लास्ट, कोई भी सब्सिडी, गवर्नमेंट वाली नहीं, कोई भी सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, रतन टाटा, बिरला, अंबानी कोई भी सब्सिडी देता है, उस पे भी जीएसटी अट्रैक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देता है तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं। सो ये हमारा 15 सबसेक्शन 2 था, इंक्लूजन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग 15 सबसेक्शन 3 पे। 15 सबसेक्शन 3 पे आते हैं, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट्स। क्या आ रहा है, डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये। देखो मैं एक ऐड दिखा रहा हूं आपको, आप लोग सबको ये पता होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट 15% ऑफ, 10% ऑफ, आप लोग सब डिस्काउंट के चक्कर में रहते हैं, हम मैं भी वैसा ही हूँ। तो डिस्काउंट में जीएसटी कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझ, डिस्काउंट के केस में। ठीक है, देखो प्लीज ध्यान देना, 3 इंपॉर्टेंट केस स्टडी। पहला तो सिंपल है, सपोज मैं एक सप्लायर, सपोज ये शॉपर स्टॉप एक सप्लायर है, कपड़े बेचता है, ये कपड़े सेल कर रहा है 1000 रुपए प्लस जीएसटी, कितने में दे रहा है, 1000 में दे रहा है, एंड 1000 पे जीएसटी भी चार्ज कर रहा है। अब मैं से बायर, मुझे आर्ग्यूमेंट किया 1000 रुपए थोड़ी होता है, दूसरे शॉप में तो सस्ते में मिल रहा है, मैंने डिस्काउंट मांगा, तो शॉपर स्टॉप ने तुरंत मुझे डिस्काउंट दे दिया से 100 रुपए, शॉपर स्टॉप ने मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इमीडिएटली 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब मेरे लिए प्राइस क्या होगा, ग्रॉस प्राइस 1000 था, शॉपर स्टॉप ने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो शॉपर स्टॉप मुझसे सिर्फ 900 रुपए का पैसा ले, उसने मुझे इनवॉइस भी 900 रुपए का ही दे दिया, इनवॉइस भी 900 रुपए का ही दे दिया। अब क्वेरी क्या आती है, विल शॉपर स्टॉप बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन 1000 रुपीज और ऑन 900? क्या शॉपर स्टॉप मुझे 1000 पे जीएसटी लगाएगा या शॉपर स्टॉप मुझे 900 पे जीएसटी लगाएगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो आंसर क्या होगा, 15 सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है एंड उस डिस्काउंट को इनवॉइस में डिस्क्लोज किया गया है, उस डिस्काउंट को इनवॉइस में दिखाया गया है कि डिस्काउंट गिवन, देन सच डिस्काउंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इस डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता, इसको एलिजिबल कहा गया है डिडक्शन। तो जीएसटी लगता है सिर्फ पोस्ट डिस्काउंट फिगर पे ही, तो जीएसटी सिर्फ 900 रुपए पे लगता है। तो यहाँ पॉइंट क्या आ रहा है कि अगर मैं कुछ माल खरीदने जा रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, तुरंत मुझे डिस्काउंट दे, एंड इस डिस्काउंट को सप्लायर ने इनवॉइस में भी दिखाया, तो उस डिस्काउंट पे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नेट फिगर पे लगेगा 900 रुपए। दो कंडीशन क्या है, अगर सप्लायर ने इमीडिएट डिस्काउंट दिया, खरीदने के वक्त डिस्काउंट दिया एंड डिस्काउंट को इनवॉइस में डिक्लेयर भी कर दिया, तब
ये पॉइंट आता है इमीडिएट डिस्काउंट। ठीक है, अब सुनो सेकंड पॉइंट आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ये जरूरी है तो ही आपको नेक्स्ट स्लाइड समझे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सुनो क्या है ये। सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं एक बायर मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ खरीदना तो पड़ेगा ना। तो मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे 10 लाख के, मैंने सर्विसेज ली 2 लाख की, मैंने कैपिटल गुड्स खरीदे 40 लाख के, सब पे मैंने पैसे भी दिए, जीएसटी भी दिया। तो मैंने 52 लाख अगर आप टोटल करो तो इस सब का एक्सपेंस मुझे कितना हुआ, 52 लाख रुपीज। तो मैंने 52 लाख रुपीज सप्लायर को दिए एंड मैंने 6,96,000 का जीएसटी भी दिया है ये सब खरीदने के चक्कर। मैं ऑलरेडी 6,96,000 जीएसटी भर चुका टू वेरियस सप्लायर एंड देन सप्लायर ने ये 6,96,000 गवर्नमेंट को भर। सो मैं ऑलरेडी थ्रू वेरियस सप्लायर मैंने 6,96,000 का जीएसटी भर दिया। यू एग्री? ये सब खरीदा है उसमें ऑलरेडी पेड जीएसटी ऑफ 6,96,000। अब ये खरीद के क्या आटा डालूंगा। सो मैंने फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर एंड मैंने फिनिश गुड्स बेचे 1 करोड़ रुपए में, 1 करोड़ में बेच दी एंड यूजर को। अब इस एंड यूजर से मैं 1 करोड़ भी ले रहा हूँ और इस एंड यूजर से मैं 18 लाख का जीएसटी भी कलेक्ट कर रहा हूँ। सेल पे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया, सेल पे मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। अब एक्चुअली मैंने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया 18 लाख वो मुझे भरना चाहिए कि नहीं। मैंने जो भी 18 लाख जीएसटी कलेक्ट किया, आई एम रिक्वायर्ड टू पे, राइट? बट मैं कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट आई एग्री कि मैंने 18 लाख जीएसटी कलेक्ट किया सेल पे, बट परचेज के लिए मैं ऑलरेडी 6,96,000 का जीएसटी तो भर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी पेड जीएसटी ऑफ 6,96,000। इसका मुझे बेनिफिट दो। मैं मानता हूँ 18 लाख जीएसटी कलेक्ट किया सेल पे, लेकिन इस सेल करने के चक्कर में जो रॉ मटेरियल खरीदा, सर्विसेज ली, कैपिटल गुड्स खरीदा, उस पर ऑलरेडी पेड 6,96,000। इसका मुझे बेनिफिट दो। बेनिफिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। सो मैंने 18 लाख जीएसटी कलेक्ट किया, 6,96,000 में ऑलरेडी भर चुका हूं, तो फाइनली मुझे कितना जीएसटी भरना पड़ेगा, सिर्फ 11,04,000, सिर्फ 11,04,000 मुझे गवर्नमेंट को भरना। सो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो सेल पे आप जो भी जीएसटी कलेक्ट करते हो उसमें से परचेज पे ऑलरेडी जो भी जीएसटी भर चुके हो उसका बेनिफिट मिलता है। तो 18 लाख कलेक्ट किया, 6,96,000 ऑलरेडी भर दिया था, 6,96,000 आपको वापस नहीं भरना है, उसका आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो आपको सिर्फ 11,04,000 ही भरना। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट में वापस भी आएगा। अब इस स्लाइड पे अब देखो इस पॉइंट चक्कर खा जाओगे। 2 स्लाइड है, प्लीज ध्यान देना। कुछ भी और मोबाइल या खाना खा रहे हो तो साइड में रख दो प्लीज, ये बहुत डिफिकल्ट स्लाइड है, वापस नहीं समझाऊंगा, एक ही बार आएगा। सुनो प्लीज ध्यान देना सभी। सपोज ये होलसेलर और ये रिटेलर, कौन है ये होलसेलर एंड रिटेलर? होलसेलर मोबाइल्स बेच रहा है, होलसेलर क्या बेच रहा है? मोबाइल्स बेचता है रिटेलर्स। ईच मोबाइल है 10,000 रुपए का प्लस 18% जीएसटी। ठीक है, हर एक मोबाइल 10,000 रुपए के प्लस 18% जीएसटी पे होलसेलर ले रहा है। अब होलसेलर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एग्रीमेंट बनाया विद दिस रिटेलर। क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर जनवरी से दिसंबर तक, क्या बोला मैंने, अगर पूरे साल में जनवरी से दिसंबर तक रिटेलर ने से 1,000 मोबाइल खरीदी, मतलब 1,000 इंटू 10,000 करो, 1 करोड़ के मोबाइल खरीदे फ्रॉम दिस होलसेलर, 1 करोड़ के मोबाइल खरीद लिए फ्रॉम दिस होलसेलर, देन ये होलसेलर 10% डिस्काउंट देगा एट द एंड ऑफ द 31 दिसंबर को पूरे 1,000 मोबाइल। कुछ समझा क्या बोला मैंने? वापस बोलता हूँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर इस रिटेलर ने 1,000 मोबाइल खरीद लिए, मतलब 1 करोड़ के मोबाइल खरीदे फ्रॉम दिस होलसेलर, देन ये होलसेलर 10% डिस्काउंट देगा एंड ऑफ द 31 दिसंबर को
पूरे 1000 मोबाइल, अगर 1000 से कम खरीदे तो 1 रुपया भी डिस्काउंट, पर 1000 मोबाइल से ज्यादा बेचे तो पूरे पे डिस्काउंट, पूरे पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। कब? एंड ऑफ द बीच में नहीं मिलेगा। समझे? तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना, ये अग्रीमेंट बना। अगर रिटेलर 1000 से कम तो नो डिस्काउंट। ठीक है? तो होलसेलर कभी डिस्काउंट देगा? 31 दिसंबर को देगा। एंड दिस डिस्काउंट इज नॉट गिवन ड्यूरिंग सप्लाई। ये डिस्काउंट सप्लाई के वक्त नहीं है। जब मोबाइल खरीद रहे तभी ये डिस्काउंट नहीं मिल रहा। देखो ध्यान से, ये कब मिलेगा डिस्काउंट? एट द एंड ऑफ दिस डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर सप्लाई। उस एग्जांपल में क्या था? जब आपने कपड़े खरीदे तभी डिस्काउंट मिल गया। ये ऐसा नहीं, जब रिटेलर खरीदेगा तभी नहीं मिलेगा, एंड ऑफ द ईयर, आफ्टर सप्लाई कहा जाए। तो अब कैसे वर्क करेगा प्लीज सुनो। अग्रीमेंट समझ गया? तो देखो, अब रिटेलर ने 300 मोबाइल खरीद लिए Feb 21 पर, 1000 पे मिलने वाला है, अभी तो 300 लिए तो थोड़ी मिलने वाला है कोई भी डिस्काउंट। तो 30 लाख के परचेज अभी भी 1000 से बिलो है, सो नो डिस्काउंट, सो फार कुछ भी नहीं मिला। करेक्ट? तो क्या होगा यहाँ पे? पूरे पे जीएसटी लगाएगा होलसेलर। तो होलसेलर ने 300 मोबाइल 10,000 में बेचे ईच, तो 30 लाख का बिल रेस किया एंड 30 लाख पे होलसेलर ने जीएसटी टैक्स। तो रिटेलर ने 30 लाख भी दिया एंड 30 लाख पे 5,40,000 का जीएसटी भी दिया। ये होलसेलर ने 5,40,000 कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भर दिया। 5,40,000 गवर्नमेंट को मिल, कोई भी डिस्काउंट नहीं है अब तक। समझा? अब देखो दूसरा, वापस अभी मई 21 में और 500 मोबाइल खरीदे, अभी भी 1000 से कम है ना, 800 हुए, तो पूरे पे पूरा बिल रेस किया 50 लाख, अभी भी परचेसेस बिलो 1,000। तो मतलब होलसेलर पूरे 50 लाख का इनवॉइस रेस करेगा एंड पूरे 50 लाख पे जीएसटी लगाएगा। तो रिटेलर 50 लाख भी देगा एंड जीएसटी पूरे पे देगा 9 लाख। ये होलसेलर 9 लाख कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भर देगा। राइट? अब आया मेन पॉइंट। अब होलसेलर ने फाइनली और 200 मोबाइल बेच दिए रिटेलर को। रिटेलर ने और 200 मोबाइल खरीद ली अक्टूबर 21, 1000 हो गए, बट मैंने आपको क्या बोला, डिस्काउंट कब मिलेगा? दिसंबर। तो अभी अक्टूबर चालू, अभी थोड़ी डिस्काउंट मिलेगा। तो पूरा 20 लाख का इनवॉइस रेस, पूरे 20 लाख पे जीएसटी लगा। करेक्ट? 20 लाख का इनवॉइस रेस किया, 20 लाख पे जीएसटी लगा। तो नेट अमाउंट पूरा 20 लाख भी दिया होलसेलर एंड जीएसटी भी देना पड़ा 3,60,000। ये 3,60,000 होलसेलर ने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भर दिया। तो ये हो गया सिनारियो। ठीक है? सो 1000 मोबाइल मैंने होलसेलर से खरीदे, मैंने 1000 मोबाइल पे पूरे पैसे दिए, अभी तो डिस्काउंट नहीं मिला, एंड मैंने जीएसटी भी पूरे पैसों पे ही दिया। एम आई राइट? अब आता है मेन पॉइंट। अब आया दिसंबर, ईयर एंड आ गया। होलसेलर डिस्काउंट देगा 10 लाख पे देगा, मतलब जो 1 करोड़ नेट वैल्यू है अदर देन जीएसटी, या 10 लाख प्लस 18% जीएसटी, मतलब जो जीएसटी है उस पे भी डिस्काउंट। तो समझा मैंने क्या बोला? 1 करोड़ का बिलिंग हुआ मुझ पे एंड 18% जीएसटी भी मुझ पे हो लगा। तो मैं बोल रहा हूं मुझे डिस्काउंट 1 करोड़ पे मिलेगा या जीएसटी पे भी डिस्काउंट मिलता है? 1 करोड़ पे मिलता है कि 1 करोड़ 18 लाख पे मिलेगा? ये क्वेश्चन है। कैन सप्लायर एक्सटेंड द इफेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन दिस प्रोडक्ट और नॉट? एक क्वेरी, क्या मुझे डिस्काउंट 1 करोड़ पे मिलेगा नेट वैल्यू पे, या पूरे 1 करोड़ 18 लाख पे मिलेगा? ये क्वेरी है। तो देखो क्या कहा है, तो सॉल्यूशन क्या कहते हैं? डिस्काउंट कब मिला? मोबाइल बेच दिया उसके बाद मिला, करेक्ट? लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अग्रीमेंट तो बिगिनिंग से था। कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट तो मोबाइल खरीदने बेचने से पहले ही था। इट वाज एग्जीक्यूटेड बिफोर और ड्यूरिंग सप्लाई विद द रिटेलर। ड्यूरिंग सप्लाई क्या हुआ, दोनों को पता था कि हाँ 1000 लिए तो सप्लायर को डिस्काउंट देना पड़ेगा एंड रिटेलर को डिस्काउंट मिलेगा। बोथ हैड नॉलेज ऑफ दिस डिस्काउंट। एम आई राइट? तो देखो 15(2)(b) में क्या था, 15(3)(b) में क्या है? 15(3)(b) में क्या है, दैट होलसेलर डिस्काउंट देगा 10 लाख रुपए का एंड उस पे वो 10 लाख पे जीएसटी भी रिड्यूस करेगा 18%। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दो। विच होलसेलर यहाँ पे जो भी डिस्काउंट देगा
वो 10 लाख का भी 1 करोड़ पे भी डिस्काउंट मिलेगा, 10 लाख का 10%। एंड जो 1,80,000 जीएसटी लगाया था उस पे भी 18% का जीएसटी बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था, इसलिए यहाँ पे क्या डिस्काउंट मिलेगा, जीएसटी पे भी एंड डिस्काउंट मिलेगा नेट अमाउंट पे भी। अब इसके लिए होलसेलर को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट देगा होलसेलर? क्रेडिट नोट। होलसेलर रिटेलर पे क्या रेस करेगा? क्रेडिट नोट। सप्लायर ही हमेशा क्रेडिट नोट रेस करता है, रिसिपेंट नहीं करता। तो होलसेलर यहाँ पे क्रेडिट नोट रेस करते। समझा? आपको ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट था? क्या पॉइंट यहाँ आ रहा है कि मैं होलसेलर हूँ, आप लोग रिटेलर है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट डे 1 से, बट क्या था कॉन्ट्रैक्ट की डिस्काउंट मिलेगा ईयर एंड आफ्टर सप्लाई। तो सिंस कॉन्ट्रैक्ट था, सिंस अग्रीमेंट था, मैं आपको डिस्काउंट पूरे पे दूंगा, नेट वैल्यू पे भी दूंगा, जीएसटी पे भी डिस्काउंट का बेनिफिट दूंगा। इज इट ओके? सो ये हमारा था डिस्काउंट का पॉइंट, जो थोड़ा डिफिकल्ट था, आई नो बहुत डिफिकल्ट था, बट होपफुली आपको याद रहेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट सन। सर ये इनपुट क्रेडिट का अलग से चैप्टर होने वाला है क्या उसमें? हाँ, बहुत तो उसमें ये कवर होगा ना? हाँ होगा ना सर, उसमें ये टॉपिक वापस आएगा ना क्रेडिट नोट वाला? अच्छा, बिकॉज इसमें थोड़ा डिटेल में क्वेरी है। हाँ आएगा ना सर, आईटीसी का तो 3 लेक्चर। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके रिलेशन में कुछ केस स्टडीज करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। से मैं बायर हूँ, मैं विजय सेल्स गया इलेक्ट्रॉनिक खरीदने, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक है 1 लाख रुपए, करेक्ट है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक खरीद लो। अब क्या हुआ वो देखो, विजय सेल्स ने मुझे इमीडिएटली बिफोर सप्लाई, ड्यूरिंग सप्लाई से मुझे डिस्काउंट दे दिया 5,000, 5,000 का दिया, तो इनवॉइस ही बनाया, ग्रॉस प्राइस 1 लाख लेस डिस्काउंट 5,000 एंड नेट प्राइस आ गया 95। समझा? जो इलेक्ट्रॉनिक बेचा इनवॉइस में ही बता दिया कि डिस्काउंट दे रहा हूं 5,000 रुपए का, राइट? सो अब आता है क्वेरी ये सुन, विल विजय सेल्स बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन 1 लाख रुपए और ऑन 95,000? क्या विजय सेल्स मुझे 1 लाख पे जीएसटी लगाएगा या 95,000 पे जीएसटी लगाएगा? तो आंसर सुनो, 15.3 में क्या था कि अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है ड्यूरिंग सप्लाई, इमीडिएटली दे रहा है ना, एंड बिल में भी इनवॉइस में भी डिक्लेयर कर रहा है, तो ये एलिजिबल डिस्काउंट होगा। इस डिस्काउंट को आप रिड्यूस कर सकते हो एंड जीएसटी डिस्काउंट पोस्ट डिस्काउंटेड फिगर्स पे लगे, तो जीएसटी सिर्फ 95,000, नॉट 1 लाख। ओके, तो आप कहीं भी जाओ, अगर डिस्काउंट मिलता है बिल में डिक्लेयर किया है, तो नेट अमाउंट पे ही जीएसटी लग जाएगा। तो यहाँ पे 95,000 प्लस 18% जीएसटी अट्रैक्ट हो। सेकेंड केस है, सपोज एक सप्लायर है, उसने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दी 5 लाख एंड वो मुझे 5 लाख पे भी 12% जीएसटी लगाया। क्रेडिट पीरियड था से 3 मंथ्स, क्रेडिट पीरियड कितना था? 3 मंथ्स। अब यहाँ पे क्या हुआ वो सुन, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ यार, मेरे पास नहीं थे, तो मैं 5 महीने के बाद पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 महीना हो गया यार, मैंने पैसे नहीं दिए, 3 महीने का टाइम दिया था, 5 महीने तक मैंने नहीं दिया। ये सप्लायर ने हाथ जोड़ के यार मेरे पैसे ला, तो मेरे पैसे ही नहीं है तो क्या करूं? तो उस बेचारे ने मुझे कैश डिस्काउंट दिया, यार तू कम दे बट ये डिस्काउंट ले, बट तू दे। सो ही ऑफर्ड मी कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। क्या ये सप्लाई के वक्त हुआ? नहीं। क्या हम दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कुछ भी था कि ये सप्लाई, ये डिस्काउंट मिलने वाले? नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे क्वेरी आ रहा है, सप्लायर जो इस कैश डिस्काउंट के लिए क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, क्या उस क्रेडिट नोट में जीएसटी का भी इम्पैक्ट देगा या तो कुछ बेसिक 50,000 की फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इश्यू करेगा? ये क्वेश्चन है, समझे? ये क्वेश्चन आ गया। तो आंसर सुनो यहाँ पे क्या, बहुत इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया आफ्टर सप्लाई एंड ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ना ही कोई अग्रीमेंट था, कुछ नहीं था यार, बराबर है? सो ड्यूरिंग सप्लाई देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, नो अग्रीमेंट, ना ही सप्लायर को पता था, ना ही मुझे पता था। ड्यूरिंग सप्लाई बोथ सप्लायर एंड रिसीपिएंट हैड नो नॉलेज ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट मिलेगा उस पे जीएसटी इंपैक्ट नहीं दे सकते,
यहाँ पे जो भी डिस्काउंट मिलेगा उसमें जीएसटी इम्पैक्ट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्लायर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देना होगा अदर देन जीएसटी। सप्लायर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देना होगा अदर देन जीएसटी। तो 50,000 पे 10% मिलेगा, जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, नो जीएसटी। तो यहाँ पे वो डिस्काउंट मुझे सिर्फ 50,000 पे देगा 10%। जीएसटी इम्पैक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं। इज इट ओके? तो ये था हमारा केस स्टडी 2। यहाँ पे अपना डिस्काउंट वाला पॉइंट खत्म होता है। अब हम जाते हैं एक सर्कुलर। Can you just go back to the slide again? हाँ सर बोलिए। Cash discount or supply. There was no. There is no agreement. Discount. हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई अग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको गुड्स बेचे, मैं कुछ आपको डिस्काउंट नहीं देने वाला था, आपको 3 महीने में पैसे देने थे, बट आप नहीं दे रहे थे। मैं बोला सर लो कैश डिस्काउंट 10% कम दो, 10% कम दो, ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं ड्यूरिंग सप्लाई, कोई अग्रीमेंट भी नहीं था ड्यूरिंग सप्लाई। तो आप मुझे यहाँ पे जो भी मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ वो सिर्फ नेट अमाउंट पे, जीएसटी का बेनिफिट एक्सटेंड नहीं है। अंडरस्टूड? एक ही जन क्वेरी पूछ रहे, बाकी तो पता नहीं सो रहे जाग रहे राम जाने। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपकी क्वेरीज में एक्सपेक्ट कर रहा। चलो अब आता है सर्कुलर। एक सर्कुलर है, ये सर्कुलर 2-3 साल पहले आया था लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर नंबर 92/11/2019। ये सर्कुलर ने तो पूरा गेम चेंज कर दिया। एक चीज सुनिए, कैशबैक। आप लोग सब जीते किसके लिए हो? कैशबैक के लिए जीते हो ना। 10 रुपए कैशबैक मिले, 15 रुपए रिचार्ज करो तो कैशबैक मिलता है, कुछ खरीदते हो तो भी कैशबैक मिलता है। तो आजकल ये कैशबैक बहुत ज्यादा शुरुआत है। इस पे जीएसटी कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझना। क्या कैशबैक को डिस्काउंट बोला जाता है? ये क्वेरी आ रही। देखो ध्यान से सुनो, कैशबैक कैसे होता है। ये कैशबैक क्यों आया, किसी को पता है क्यों आया ये कैशबैक? प्लीज सुनो, ये कैसे गेम खेलते हैं आप लोग। आपको लगता है यार 40 रुपए का कैशबैक मिल रहा है, वाह डाउनलोड करते हैं, बराबर है। पर सुनो ये कैसे वर्क करता है। से पेटीएम, ये सिर्फ मैंने बनाया, ऐसा सच्ची नहीं हुआ था। सिर्फ पेटीएम ने 3,000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया, होर्डिंग्स लगा दिए, बार बार टेलीविजन में पेटीएम की ऐड आ रही है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए ताकि लोग पेटीएम ऐप डाउनलोड करें, यूज करें और वो पैसे कमाएं। पर कुछ फायदा नहीं हो। आपने एडवर्टीजमेंट आती है तो आप चैनल चेंज कर देते हो। तो इस एडवर्टीजमेंट से सिर्फ 5 लाख कस्टमर ने ऐप को डाउनलोड किया, सिर्फ 5 लाख कस्टमर। यार पेटीएम तो तेरा तो घाटा हो गया, कितना खर्चा कर रहा हो तो मुझे मिला क्या? तो पेटीएम सोच रहा क्या मार्केटिंग स्कीम है, तब उसके आइडिया दे, ठीक है। तब उसको अक्कल आई कि एक स्कीम डालते हैं कैशबैक। कैशबैक सुन के हमको कुछ हो जाता है, हम तो तुरंत डाउनलोड कर लेते, बराबर है। तो देखो पेटीएम ने क्या किया, इंट्रोड्यूस कैशबैक, 100% कैशबैक। जो भी पेटीएम डाउनलोड करेगा उसको कुछ कैशबैक मिलता है, राइट। तो उसने क्या किया कि जो भी पर्सन पेटीएम ऐप डाउनलोड करेगा उसको 50 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक सुन के 10 करोड़ कस्टमर ने तुरंत पेटीएम ऐप डाउनलोड कर लिया एंड पेटीएम ने सबको 50 रुपए दिए, सबको 50। अब 10 करोड़ इंटू 50 करोड़ तो कितना हुआ, खाली 500 करोड़। खाली 500 करोड़ में उसको कितने सारे कस्टमर मिल गए, 10 करोड़। तो पेटीएम सोच रहा है कि जब मैंने टीवी पे एडवर्टीजमेंट दी 3,000 करोड़ तो सिर्फ 5 लाख कस्टमर बने, सिर्फ 50 रुपए का कैशबैक देके सिर्फ 500 करोड़ का खर्चा हुआ, 3,000 का और 500 करोड़ का, तो यार 10 करोड़ कस्टमर मिल गए। सो कैशबैक क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये कैशबैक सुन के हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, बट ये कैशबैक का बेनिफिट क्या है? उनको टीवी में हार्डली कोई एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, पेटीएम का होर्डिंग बोर्डिंग की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये फ्री देख के हम लोग डाउनलोड करते हैं। सो ये कैशबैक इज नथिंग बट मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस फॉर पेटीएम। ये कोई डिस्काउंट नहीं है, ये कोई वो माल नहीं दे रहा है आपको, कोई गुड सर्विस थोड़ी दे रहा है, ये तो आपको पैसा दे रहा है, फिजिकली मनी। तो कैशबैक पेटीएम के लिए क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है और कुछ नहीं। आप समझे? इसलिए कैशबैक वर्ड इतना इजी होता है, कैशबैक देना बहुत इजी, करेक्ट। अब हाउ कैशबैक वर्क?
सपोज मैं कस्टमर हूँ, Amazon कैशबैक दे रहा है, करेक्ट से मैंने गुड्स खरीदे, सर्विसेज ली 4464 की प्लस 12% जीएसटी, तो इनवॉइस हो गया 5,000 रुपए का। मैंने Amazon को 5,000 रुपए पे किया, मैंने Amazon को 5,000 पे कर दिए। अब Amazon ने मुझे 10% कैशबैक दे दिया, 500 रुपीज का कैशबैक। कैशबैक इज नॉट डिस्काउंट, कैशबैक डिस्काउंट नहीं है। तो Amazon ने मुझे 500 रुपए का कैशबैक दिया कि मैं फ्यूचर में कुछ भी खरीदूं तो मैं ये पैसे यूज कर सकूं। इन फ्यूचर मैं कस्टमर अगेन Amazon से कुछ गुड्स या सर्विस तो खरीदेगा, कैशबैक पड़ा, राइट? तो आई अगेन परचेज गुड्स से 1,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का मैंने खरीदा, टोटल 1180 का खरीदा। मैंने कोई गुड्स खरीदा 1000 प्लस 18% जीएसटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1180 को पे करने के लिए 1180 को पे करने के लिए मैं ये 500 रुपए का कैशबैक यूटिलाइज कर रहा हूँ, बराबर है? 1180 के लिए मैं 500 रुपए ये कैशबैक से भर दिए एंड 680 रुपीज का मैंने एक्चुअल कैश पे किया या चेक पे किया या ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे करके मैं पेमेंट कर, राइट? तो ऐसा ही होता है। तो सप्लायर जो कैशबैक इश्यू करता है कस्टमर को, कस्टमर सिर्फ कैशबैक रिडीम करता है फॉर द परचेज ऑफ गुड और अवेलिंग सर्विस बाय यूटिलाइजिंग सच कैशबैक। तो ये कैशबैक क्या है? इट इज नथिंग बट मोड ऑफ पेमेंट। जैसे आप कैश चेक देते हो, कैशबैक भी तो वही है, वो पॉइंट्स मिलते हैं, आप रिडीम करते हो, वो पैसा ही तो है इन शॉर्ट। सो कैशबैक इज नथिंग जस्ट अ मोड ऑफ पेमेंट। इंस्टेड ऑफ मनी आप कैशबैक दे, am I right? So cashback क्या? It is nothing but a mode of payment. अब यहाँ पे आता है सर्किल। अब देखो देखो पेटीएम कैशबैक दे रहा है, क्या कैशबैक दे रहा है? Amazon दे रहा है, सब लोग कैशबैक देते हैं, ऑफर्स कैशबैक, एसबीआई का कार्ड यूज करो, सब लोग कैशबैक देते हैं, 1,000 रुपए, बराबर। अब मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से है, ये जो कैशबैक मिल रहा है, will supplier be subjected to जैसे Amazon ने मुझे कैशबैक दिया, पेटीएम ने मुझे कैशबैक दिया, जो 1,000 रुपए का मुझे पैसा दिया, इस 1,000 रुपए पे जीएसटी लगेगा कि नहीं? विल सप्लायर, क्या पेटीएम को जीएसटी भरना पड़ेगा? क्या मुझे जीएसटी भरना पड़ेगा इस 1,000 रुपए पे? जो भी कैशबैक मिलता है क्या उस पे जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेरी है, कोई ट्राई करेगा? विल सप्लायर सर इसमें जीएसटी तो फुल इनवॉइस पे लगता है और कैशबैक को एज अ पेमेंट मोड यूज किया जाता है। हाँ, बिकॉज तो कैशबैक पे जीएसटी मतलब जीएसटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो आप बोल रहे हो जो पैसा कैशबैक मिला 50 रुपए 100 मिले, ना ही मुझे जीएसटी लगना चाहिए, ना ही Amazon या पेटीएम को लगना चाहिए, अग्री? हाँ, सपोज मैंने 1,000 रुपए का मैंने गुड्स खरीदा, हाँ, और उसमें 200 रुपए मैंने उसको 1,000 रुपए में समझो 180 जीएसटी लगा तो 1180 का अमाउंट हुआ। उसमें से मैं 100 रुपए समझो मैं कैशबैक यूज किया, तो मुझे कस्टमर को Amazon को पे करना है 1080 और Amazon को तो पूरा 1000 के ऊपर जीएसटी लगा 180। परफेक्ट। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल ये है मेरा। हाँ बराबर बोला, परफेक्ट, सही बोला। तो यहाँ पे वही आ रहा है कि मैं कस्टमर हूँ, Amazon से मैंने से गुड्स या सर्विसेज ले, Amazon से मैंने गुड्स या सर्विस लिया, Amazon तो पूरे 1,000 रुपए का इनवॉइस रेज कर रहा है प्लस 18% जीएसटी, तो इनवॉइस 1180 का आ गया। अब जो मेरे पास कैशबैक है वो मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ एंड बाकी 680 में फिजिकल कैश दे रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे Amazon कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं दे रहा है मुझे। Amazon ने वो 500 रुपए का कैशबैक दिया, मतलब थोड़ी 500 का गुड्स दिया है, ये तो मुझे फिजिकल मनी दिया है। इट इज गिविंग कैशबैक। तो कैशबैक मतलब पैसा, एंड पैसे पे जीएसटी नहीं आता है। बाय रिडीमिंग कैशबैक मैं कुछ खरीदूंगा वो अलग चीज, बट जो मुझे कैशबैक मिलता है उस पे कभी भी कैशबैक पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। तो पेटीएम ने आपको 50 रुपए दिए, कोई जीएसटी पेटीएम को भी नहीं भरना, आपको भी नहीं भरना। Amazon ने से 1,000 रुपए का आपको कैशबैक दिया, 1,000 रुपए पे ना आपको जीएसटी भरना है ना Amazon को भरना है, ये वैसे होता है। पर्टिकुलरली जो कैशबैक के जो भी पॉइंट्स रहते हैं दैट इज पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट वेंडर ओनली। दूसरा जो कैशबैक आता है, जैसे गूगल पे में अगर आप पहले किसी को पेमेंट करते थे तो गूगल पे यूज्ड टू क्रेडिट योर द अमाउंट डायरेक्टली इन योर बैंक।
हाँ, तो वो भी तो पैसा ही है, उसमें जीएसटी नहीं आता। उसमें जीएसटी तो नहीं आता है, बट उसमें उसको उनका तो लॉस हो जाता है ना, बिकॉज हाँ, गूगल पे इज इट इज नॉट अ अर्निंग फॉर्म ऑफ एनीथिंग। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फॉर देम, लॉस मत बोलो, ये उनका इन्वेस्टमेंट है ताकि आप और ओके, गूगल पे यूज करो। या गॉट इट। समझे? तो प्लीज ध्यान रखो, ये सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि कैशबैक कभी भी कोई भी देता है उस पे जीएसटी नहीं है, पैसा जो दिया उस पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि उस पैसों से आप गुड्स खरीदते हो एंड पैसों से आप सर्विसेज लेते हो, तो उस गुड्स एंड सर्विस जो खरीदी उस पे जीएसटी आएगा, बट पैसे कैशबैक पे कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। ओके, इसी सर्कुलर ने एक और क्लेरिफिकेशन दिया है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सेल्स प्रमोशन टेक्निक। ये कौन सी एडवर्टीजमेंट आपको याद होगी? सुबह 10 बजे मैं ऐसे पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये है बाय वन गेट वन फ्री, ये देखते हैं आप, एक पिज्जा पे एक पिज्जा फ्री, या एक कपड़े पे दूसरे कपड़े फ्री, वन क्लॉथ लो तो एक फ्री मिलेगा, तो बाय वन गेट वन फ्री, ये चीज पता है? पता है? ये देखो एग्जाम्पल कि सपोज आप सब कस्टमर्स बन जाओ, मैं सोप्स बेच रहा हूँ आपको, ठीक है? अब क्या हो रहा है, एक सोप खरीदोगे ना तो 100 रुपए में दे रहा हूँ मैं, करेक्ट? 2 सोप लोगे तो कितने में दूंगा? 200 में दूंगा, ऑब्वियस मैं आपसे 200 पे जीएसटी लगा के भर दूंगा। यार आप खरीद नहीं रहे हो, कहीं 50 कस्टमर आ रहे हैं तो मैं बोला यार ये तो घाटा हो रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिस्काउंट दे। तो अब मैंने क्या किया, एक सोप मैं कितने में बेच रहा था? 100 में, अब मैं आपको 90 में बेच रहा हूँ। ड्यूरिंग सप्लाई डिस्काउंट दिया, ड्यूरिंग सप्लाई डिस्काउंट दिया, इमीडिएट डिस्काउंट। 2 सोप आपको 180 में बेच दे, 2 सोप आपको 180 में, एक सोप 90 में, तो 2 सोप 180 में बेच रहा हूँ। अब डिस्काउंट है कि मेरा कुछ कुछ सेल्स बढ़ा, ये डिस्काउंट जो मैं ड्यूरिंग सप्लाई दे रहा हूँ, इनवॉइस में डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये एलिजिबल होता है, मैं जीएसटी पोस्ट डिस्काउंट फिगर पे ही लगाऊं। तो 50 कस्टमर की जगह 100 कस्टमर आ रहे, अब 100 कस्टमर ले रहे हैं मुझसे माल, ठीक है? 100 कस्टमर्स वे स्टिल बाइंग फ्रॉम, इज इट ओके? 100 कस्टमर ने खरीद लिया मुझसे माल। अब इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, मैं बोला यार 50-100 कस्टमर क्या, 500-600 कस्टमर होने चाहिए, तो मैं एक मार्केटिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ। ये टेक्निक सुनो, आपको कैसे बेवकूफ बनाया जाए। लोग कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, कुछ फ्री रहता है क्या? कुछ फ्री नहीं रहता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोप 90 में बेच रहा था, 2 सोप में 180 में बेच रहा था, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार टू ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स मार्केटिंग करते हैं, तो मैंने क्या किया, आई इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन सोप, एक ही सोप का प्राइस बढ़ा के कर दिया 180। एक ही सोप जो 90 में बेच रहा था उसको मैंने बोला 180 में बेचूंगा आज, ये तो बढ़ा दिया ना प्राइस मैंने। लेकिन मैंने क्या बोला, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब आप एक सोप लोगे 180 का, उसके साथ एक सोप फ्री मिलेगा। फ्री सुन के हमारा ये सिस्टम कुछ अट्रैक्ट हो जाता है वही, पहले भी आपको मैं 2 सोप 180 में दे रहा था, अभी मैंने क्या किया, एक सोप 180 में दे रहा हूँ एंड लिखा है बाय वन गेट वन फ्री, एंड आपको फ्री वर्ड देख के आप टूट पड़े। सो 100 की जगह 1000 कस्टमर आए, तो मैं कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ क्या? मैं कोई डिस्काउंट दे रहा हूँ? कुछ नहीं दे रहा हूँ। दोनों सोप का प्राइस उसी में इंक्लूड है, दोनों सोप का प्राइस ऐड करके तो मैं आपको दे रहा हूँ, काहे का डिस्काउंट है? इस तरीके से आपको वो बनाया जाता है। तो शॉपकीपर एक्चुअली तो कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, करेक्ट? कुछ फ्री में नहीं मिल रहा आपको। प्रायर टू दिस स्कीम बाय वन गेट वन फ्री, मैं 200 कितने में बेच रहा था? 180 में। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्कीम अभी भी मैं 180 में तो दे रहा हूँ सर, अभी भी तो 180 में दे रहा हूँ, तो काहे का डिस्काउंट? I am not giving you any free item. I am not giving you any discount. कुछ भी नहीं है, दोनों का प्राइस उसी में इंक्लूड करके, प्रॉफिट इंक्लूड करके 180 में दे रहा हूँ, बट स्कीम है बाय वन गेट वन, कुछ फ्री नहीं रहता दुनिया। आई इंक्रीज द प्राइस, प्रॉफिट भी ऐड कर दिया एंड 180 में ही दिया, राइट? सो यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, buy one get one free, selling price of both the soap is included in one। अब मेरा ये आपसे क्वेश्चन, शॉपकीपर क्या 180 पे जीएसटी भरेगा, या फिर शॉपकीपर ने जो फ्री में माल दिया है उस पे भी मार्केट वैल्यू पे जीएसटी लगाएगा, जो शेड्यूल 1 हमने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा था ना, या फिर प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, क्या सप्लायर 360 पे भरेगा, क्या सप्लायर 180 पे भरेगा, या गवर्नमेंट बोलेगी जो फ्री में दे रहे उस पे भी जीएसटी पर 180 प्लस 180 360 पे भरो, तो कैसे होता है?
ये क्वेरी आ रही, ठीक है। तो देखो, इन केस ऑफ सच स्कीम्स सप्लायर्स आर नॉट गिविंग एनी फ्री आइटम, एनी फ्री आर्टिकल, कुछ भी फ्री नहीं है आपको, दोनों का प्राइस इंक्लूड कर दिया है उसी में, कुछ भी फ्री थोड़ी है। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन 180 प्लस जीएसटी, बराबर है, कोई डिस्काउंट नहीं है। एंड जीएसटी एप्लीकेबल होगा सिर्फ 1, जीएसटी एप्लीकेबल होगा सिर्फ 180 रुपीज, 360 पे नहीं, क्योंकि सप्लायर ना ही आपको डिस्काउंट दे रहा है, ना ही कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहा है, दोनों का प्राइस टोटल करके आपको एक सिंगल वैल्यू में, तो वो जो सिंगल वैल्यू चार्ज की उसी पे जीएसटी लगता है, 180 पे ही जीएसटी लगेगा, नॉट ऑन 360। समझे? तो देखो, बाय 1 गेट 1 फ्री हो या बाय 5 टी शर्ट्स गेट 3 फ्री, ऐसा कुछ भी हो, जो भी प्राइस चार्ज किया उसी पे जीएसटी लगेगा, कोई भी डिस्काउंट उसमें नहीं होता, कोई भी उसमें फ्री आपको कुछ नहीं दे रहे होते, वो सबका प्राइस ऐड करके, प्रॉफिट को ऐड करके आपको टेक्निक में बेच दे, और कुछ नहीं है, ताकि आप ज्यादा बाय करो और परचेज करो। तो जो भी प्राइस शॉपकीपर आपको चार्ज कर रहा है उसी पे जीएसटी लगाएगा, जो फ्री में दे रहा है एक्चुअली तो है ही नहीं फ्री, उस पे जीएसटी नहीं है, उस पे कोई एडिशनल जीएसटी नहीं है, जो भी शॉपकीपर चार्ज कर रहा है उतने पे ही जीएसटी लग जाएगा। तो ये सारी मार्केटिंग टेक्निक्स कहते हैं इसको, ये और कुछ नहीं है। तो सर्कुलर ने ये सारी चीजें क्लैरिफाई। क्या किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। नहीं? नो सर। ओके ग्रेट। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, 1 सेकेंड। अब हम आते हैं वैल्यूएशन रूल्स पे। मैं सिर्फ आपको 2 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 2 मिनट, ज्यादा नहीं। आप लोग फ्रेश होके आ जाइए, 2 मिनट्स का ब्रेक है आपके। आते हैं वैल्यूएशन रूल्स पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यूएशन रूल्स, इसमें कैसे जीएसटी वर्क कर, कुछ रूल्स दिए उसके बारे में समझना। हमने कुछ रूल 27, रूल 28 तो पढ़ लिया, जब सप्लाई रिसिपिएंट रिलेटेड होते हैं तो कैसे होता है, प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, यानी कुछ बार्टर एक्सचेंज है तो कैसे होता है, उसके साथ साथ और भी कुछ रूल्स। सबसे पहला रूल है जहाँ पे वैल्यूएशन रूल्स कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है मैं उसको नहीं मान, मतलब सप्लायर ने जो इनवॉइस रेज किया वो नहीं, जीएसटी कुछ अलग वैल्यू पे लगता है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है, वो मैं समझा। तो पहला चीज है रूल 33, प्योर एजेंट, जीएसटी ऑन रीइंबर्समेंट, प्योर एजेंट, जीएसटी ऑन रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट वर्ड मतलब क्या, आपका खर्चा मैंने दिया एंड मैं आपसे सिर्फ रिकवर कर रहा हूँ, 100 रुपए दिए, 100 रुपए आपसे दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करने हैं, 1000 रुपए, ठीक है, मैंने आपके बिहाफ पे भर दिया 1000 एंड मैं आपसे 1000 रिकवर कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है रीइंबर्समेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स है, समझो रीइंबर्समेंट का वर्ड मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनो। सपोज ये मिस्टर ए रिसिपिएंट है, करेक्ट है, इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी थी से 10,000, मैं सीए हूं, मैं इनका इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं, सो आई एम फाइलिंग इज इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने 10,000 उनके बिहाफ पे भर दिए, ये मेरी लायबिलिटी थोड़ी है, मैंने क्लाइंट के बिहाफ पे 10,000 गवर्नमेंट को भर, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट मैंने 10,000 भर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी फीस जो इनकम टैक्स रिटर्न के 2,000 वो रिकवर कर रहा हूं, मेरी प्रोफेशनल फीस ये क्लाइंट से रिकवर की, एंड मैंने पूरा 10,000 जो क्लाइंट के बिहाफ पे भरा था वो रीइंबर्समेंट की तरह 10,000 भी मैंने क्लाइंट से रिकवर की, और वो लेट करेगा ही ना, तो मैंने टोटल 12,000 रुपए रिकवर। अब मेरी क्वेरी है, आप लोग भी बताओ प्लीज, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ऑन व्हाट अमाउंट सप्लायर शैल चार्ज जीएसटी, क्या मैं 2,000 पे उसको जीएसटी लगाऊं या पूरे 12,000 पे जीएसटी लगाऊं, व्हाट इज योर, आपको क्या, 2000, सॉरी सर 2000, 2000, वेरी गुड, आंसर सही है। सुनो सुनो, दिस इनकम टैक्स लायबिलिटी क्या सप्लायर की थी, नहीं ना, इट वाज ऑफ हूम, इट वाज ऑफ द रिसिपिएंट, सप्लायर ने तो सिर्फ पे किया है उनके बिहाफ, सप्लायर has just paid this on behalf of the recipient, supplier has paid this on behalf of the recipient, ये 10,000 भर दी, बराबर है।
सो ये 10,000 जो मैंने भरे हैं, आई वॉज जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, सिर्फ एजेंट की तरह काम किया, ले दे कर दिया फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। सो जीएसटी उस 10,000 पे अट्रैक्ट नहीं हो, इस रीइंबर्समेंट जो 10,000 है उस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हो, कभी भी नहीं हो। ठीक है, सो यहाँ पे एज पर रूल 33 यही कहता है कि अगर सप्लायर कोई भी खर्चा करता है ऑन बिहाफ ऑफ द रिसीप, सप्लायर कोई भी एक्सपेंसेस कर रहा है रिसिपेंट के बिहाफ पे एज अ प्योर एजेंट, मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, आपका एक्सपेंस मैंने दे दिया है और कुछ नहीं, मेरा थोड़ी उसमें कोई फायदा है, एज अ प्योर एजेंट then such reimbursement shall not be included in the value of supply, उस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं, समझे? तो रीइंबर्समेंट पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं रिसिपिएंट, मैंने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किए यूएस से, करेक्ट, अब इंपोर्टर हूं तो मेरे को कुछ काम है कि नहीं, मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, तो इंपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं माल को क्लियर करना, उसके लिए मैंने कुछ सीएनएफ एजेंट्स को हायर, सीएनएफ मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बोलते हैं। सो इस माल के लिए मैंने सीएनएफ एजेंट्स को हायर की फॉर क्लियर, वो ही सब संभाल के मेरे गोडाउन तक पहुंचाए, वो ही सब करे। तो सीएनएफ एजेंट ने मेरे बिहाफ पे कुछ डॉक ड्यूज पे कर दिए 2,000 रुपए, मेरा खर्चा था, सीएनएफ एजेंट मेरे बिहाफ पे भर दिए और गुड्स क्लियर, ठीक है, ये 2,000 रुपए दे दी। सेकेंड, सीएनएफ ने मेरे बिहाफ पे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भर दी 10,000, ठीक है, आया तो ही गुड्स मिले मेरे को, एंड सीएनएफ एजेंट ने 10,000 दे दी, कुछ वेयर हाउसिंग चार्जेस भी दे दिए मेरे बिहाफ पे से 3,000, ताकि गुड्स एक दो दिन वहां रहे, फिर वो मेरे गोडाउन तक पहुंचाए। तो ये सब खर्चा किसका था? मेरा था, बराबर है। सीएनएफ एजेंट हैज जस्ट पेड ऑन माय बिहाफ, ये देखो मेरे बिहाफ पे भर, तो यहाँ पे सीएनएफ एजेंट मुझसे 10,000 रुपए रिकवर करेगा, कौन सी? वो उसकी प्रोफेशनल फी, एंड ये जो 15,000 जो मेरे बिहाफ पे उसने भरा, ये जो 15,000 उसने मेरे बिहाफ पे कहा, वो रिकवर कर रहा है एज अ रीइंबर्स, वो ही इज रिकवरिंग व्हाट एज अ रीइंबर्स, ये भी वो रिकवर कर रहा है। और वापस वही क्वेश्चन आ रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्या सीएनएफ एजेंट मुझे 10,000 पे जीएसटी लगाएगा या 10,000 प्लस 15 25,000 पे जीएसटी लगाएगा? तो आंसर सिंपल है, दैट सीएनएफ एजेंट, यहाँ पे सीएनएफ एजेंट सिर्फ प्योर एजेंट की तरह काम कर रहा है, merely acting as a pure agent for the 15,000 का खर्चा, डॉक ड्यूज, कस्टम ड्यूटी, वेयर हाउस, उसमें सीएनएफ एजेंट को कुछ भी नहीं मिलने वाला, उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सो इस 15,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा, ये 15,000 पे नहीं लगा, जो भी वो मुझसे रिकवर कर रहे हैं रीइंबर्समेंट, उस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं। सो यहाँ पे सीएनएफ एजेंट सिर्फ मुझे 10,000 पे ही जीएसटी लगा है, जो भी वो मुझसे रिकवर कर रहा है, डॉक ड्यूज, कस्टम ड्यूटी, वो सब मेरा खर्चा था, उसने सिर्फ मेरे बिहाफ पे भर दिया। तो रूल 33 कहता है उस रीइंबर्समेंट पे जीएसटी नहीं। क्लियर? सॉरी वन सेकंड। तो यहाँ पे वही पॉइंट है, रूल 33 कहता है कि एक्सपेंस आर लायबल टू बी पेड बाय रिसीपिएंट, ये मेरा खर्चा, इंपोर्टर का खर्चा, बराबर है, लेकिन सप्लायर ने, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगा, कस्टम ड्यूटी हो, सप्लायर ने सीएनएफ एजेंट ने सिर्फ मेरे बिहाफ पे भर दी, जस्ट पेड ऑन बिहाफ ऑफ द रिसीपिएंट, आई जो मुझसे रिकवर करेगा उस पे जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा, ओके, लेकिन कुछ कंडीशंस है, तो ये बुकिश नॉलेज है, कंडीशंस, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे कंडीशंस नहीं होते, बुकिश ज्ञान पढ़ो। फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सैटिस्फाइड, पहला कंडीशन क्या, कि मेरे और सीएनएफ एजेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब मैं उसको लेटर ऑफ अथॉरिटी दे रहा हूँ कि जा तू डॉक ड्यूज मेरे बिहाफ पे कर, कस्टम ड्यूटी मेरे बिहाफ पे कर, तो वेयर हाउसिंग चार्ज मेरे बिहाफ पे, कुछ राइटिंग में होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट, बराबर। सेकंड चीज क्या है कि वो सीएनएफ एजेंट है, जो वो गुड्स उतार रहा है उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट नहीं होना, वो गुड्स का neither intend to hold nor holds any title, वो गुड्स उतार के सिर्फ मुझे देगा, वो गुड्स को देखेगा भी,
he does not intend to hold any time. अगर CNF एजेंट उस गुड्स का ओनर है तो उसको ही भरना चाहिए ना, बट he does not intend to hold any title. वो गुड्स निकालता है और मुझे दे देता है. Third and important point, CNF agent does not use the goods. उसने गुड्स उतार के वो यूज करके मुझे देगा तो थोड़ी चलेगा. He just removes the goods and transports. So he does not use the goods. And fourth and most important, मैं जो CNF एजेंट को पैसा दूंगा रीइंबर्समेंट की तरह, उसने जितना खर्चा किया उतना ही दूंगा. से उसने 10,000 का किया था, मैं 10,000 ही दूंगा. He receives only the actual amount incurred. तो ही ये पॉइंट है. So ये 4 कंडीशंस एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट. पहला क्या, कुछ राइटिंग में होना चाहिए. सेकंड क्या, वो CNF एजेंट कोई टाइटल नहीं होना चाहिए. थर्ड क्या, he does not intend to use the goods. And fourth, उसने जितना खर्चा किया है उतना ही वो मुझसे रिकवर. तो उस अमाउंट को रीइंबर्समेंट कहा जाता है, उस पे जीएसटी नहीं है. सर प्रैक्टिकल में भी होता है वैसा? नहीं, अभी एडिशनली ही चार्जेस हिज फीस फॉर दिस सर्विस, फ्री में करता नहीं है कोई. हाँ बोलिए मैम. प्रैक्टिकल में जैसे कि आई हैव इन ऑफिस हमको भी मिलता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का बिल, तो उसमें वो पहले रिएम्बर्समेंट एक्सपेंसेस लगाता है, उसके जो भी है सपोर्टिंग्स भी लगाता है और नीचे फिर एजेंसी चार्जेस लिखता है एंड उसके ऊपर जीएसटी लगाता है. मतलब जो रीइंबर्समेंट लिया उस पे तो जीएसटी नहीं लगाता. हाँ नहीं देते हैं, ओनली एजेंसी चार्जेस पे फिर उसको जीएसटी. लेकिन वो रिएम्बर्समेंट का वी नीड टू हैव अ प्रूफ दैट ही हैज इनकर्ड दिस एक्सपेंसेस. समझो जैसे अगर किसी ने उसने कस्टम ड्यूटी अगर भरा है तो कस्टम ड्यूटी का चालान अपने को देना पड़ता है. मतलब ही शुड गिव अस अ कस्टम ड्यूटी पेमेंट चालान. तो देना ही पड़ेगा. देखो सीएनएफ एजेंट में वो बात सही है कि आप कुछ राइटिंग में उसको पावर दो, लेटर ऑफ अथॉरिटी दो. लेकिन सपोज मैं सीए हूँ, आप मेरे क्लाइंट हो, आपके बिहाफ पे मैंने 2000 का इनकम टैक्स भर, अब मैं आपसे 2000 रिकवर कर रहा हूँ, तो थोड़ी मैं कुछ अग्रीमेंट बनाऊंगा, थोड़ी उसमें कुछ ये सारी चीजें होगी. तो उस केसेस में कोई प्रूफ नहीं होता तो भी चलता है. सीएनएफ एजेंट में आपको प्रूफ रखना जरूरी है. तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये बुकिश ज्ञान में सब कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ थोड़ा अलग होता है. क्लियर? तो ये हमारा सीएनएफ एजेंट का पॉइंट था. इसके रिलेशन में एक केस स्टडी करते हैं. सपोज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ये दिल्ली का क्लाइंट है. प्लीज सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप लोग प्लीज आंसर दें. सपोज मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है इस क्लाइंट के साथ कि 2 लाख की फीस लूंगा. फीस है, फीस, ये थोड़ी रीइंबर्समेंट है, प्रोफेशनल फीस है मेरी ऑडिट. एंड हमने कॉन्ट्रैक्ट में, एंगेजमेंट लेटर में मैंने क्या लिखा कि जो भी खर्चा होगा मेरा, ट्रैवलिंग का, खाने का, कुछ भी हो, ये सब भी रिसिपिएंट बेयर करे. कौन बेयर करेगा? क्लाइंट बेयर करेगा. मेरा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं. ये सब कौन बेयर करेगा? क्लाइंट बेयर करेगा. तो उससे मैंने 10,000 की टिकट ली, ये किसका खर्चा है? क्लाइंट का. लेकिन अभी मैं भर रहा हूँ टिकट का. मैंने रास्ते में से 5,000 का खाना खा लिया, ये किसका एक्चुअल एक्सपेंस है एज पर अग्रीमेंट? क्लाइंट. मैंने अभी भर दिया चार्टर्ड अकाउंट. तो अब मैं क्लाइंट से 2 लाख रुपए भी ले रहा हूँ मेरी फीस, एंड इस 15,000 भी मैं ले रहा हूँ इससे क्लाइंट से. मेरी आप लोगों से क्वेरी है, क्या मैं 2 लाख पे जीएसटी लगाऊं या 2,15,000 पे जीएसटी लगाऊं? प्लीज बताएं. 2 लाख की लगाएगी ना सर? वही मैं आंसर चाहता हूँ. आप सब 2 जन में 2 लाख, ठीक है. चलो देखो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है. सी देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है सप्लायर एंड रिसिपिएंट के कि सारा खर्चा रिसिपिएंट बेयर करेगा. ये है ऑडिट. ये एयर ट्रैवल का खर्चा किसका है? रिसिपिएंट का ही माना जाएगा. फूड ट्रैवल का खर्चा किसका है? रिसिपिएंट का ही माना जाएगा. तो रूल 33 क्या करता है? आई एम ओनली पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. भले है मेरा खर्चा, बट मैं अग्रीमेंट में लिखा है ना कि रिसिपिएंट बेयर करेगा. तो आई एम जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट इन रिलेशन टू फ्लाइट टिकट एंड फूड एक्सपेंसेस. इसीलिए जीएसटी सिर्फ 2 लाख, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था, अग्रीमेंट था. अग्रीमेंट में लिखा था कि ये सारा खर्चा रिसिपिएंट का है, ये सारा रिसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंसेस क्लेम करेगा. मेरे में तो आएगा ही. मेरे में तो 15,000 खर्चा हुआ, 15,000 रिकवर किया, 0 हो गया. वो वैसा हो, समझे? लेकिन इसी केस स्टडी को मैं वापस ट्विस्ट एंड टर्न करके वापस प्रेजेंट करता हूँ आपको. अब बताओ, देखो वापस हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 5 लाख रुपए में ऑडिट करूं, 5 लाख रुपए। एंगेजमेंट लेटर में कुछ भी रीइंबर्समेंट का नहीं लिखा, इट इज साइलेंट, सिर्फ लिखा है 5 लाख मिलेगा, ट्रैवलिंग बावलिंग कुछ भी नहीं लिखा। करेक्ट, मतलब जो भी ट्रैवल करने का खर्चा है वो मेरा होना चाहिए, सीए का, बराबर है। जो भी खाऊं पीऊं वो भी मेरा ही है, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में तो लिखा है कुछ नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ऑल एक्सपेंस शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड, सारे खर्चे जो है वो मेरे में, इसमें रिसिपेंट कुछ नहीं करने वाला, वो सिर्फ 5 लाख देगा, बाकी तुमको जो करना है करो ना। तो मैंने 40,000 की टिकट बुक कर दी, मैंने 10,000 का खाना खा लिया, ऐसे करके मेरे खर्चे हुए, मैंने 50,000 का खर्चा किया टू परफॉर्म दिस सर्विस। अब मैंने को स्मार्टनेस क्या करूं, मैंने जो बिल बनाया तो मैं चीटिंग क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा प्रोफेशनल फीस, क्या लिखा 4,50,000, 5 लाख नहीं लिखा, 4,50,000 एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 50,000, जिसको मैंने रीइंबर्समेंट बताया, ये तो रीइंबर्समेंट, ऐसा अलाउड है? ये काफी सीए करते, काफी कॉस्ट अकाउंट आउट ऑफ पॉकेट लिख के उस पे जीएसटी नहीं लगाते, ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसी बेवकूफी मत करना। तो यहाँ पे क्वेरी क्या है, will CA charge GST on 4,50,000 और 5 लाख? तो सुनो, फर्स्ट पॉइंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंगेजमेंट लेटर में लिखा था रीइंबर्समेंट का? कुछ नहीं लिखा था, मतलब ये रिसिपेंट का खर्चा ही नहीं है, ये थोड़ी रिसिपेंट का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस आर टू बी पेड बाय सी, ये जो भी खर्चा हुआ है इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस सर्विस, ये मेरा खर्चा है, तो ये थोड़ी रीइंबर्समेंट हुआ, तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट होगा, रिसिपेंट के नहीं। So as per 15(2)D जो अभी हमने पढ़ा, कोई भी एडिशनल कंसीडरेशन हम रिकवर करते हैं इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीएसटी पूरे 5 लाख लगेगा, आउट ऑफ पॉकेट तुम लिख के जीएसटी नहीं लगाओगे वो सही नहीं। हाँ, लेकिन अगर एंगेजमेंट लेटर में लिखा है कि रिसिपेंट बेयर करेगा तो अलग बात, बट अगर एंगेजमेंट लेटर इज साइलेंट तो पूरे पे जीएसटी लगता है, जो भी मैं आपसे रिकवर करूंगा सब पे जीएसटी अट्रैक्ट हो जाए, समझे? तो ये हमारा था रूल 33। प्लीज आप लोग ये सारी चीजें लाइफ में भी काम आएगी, ध्यान दें। अब आता है रूल 34, ये इजी है, इसमें कुछ दम नहीं। सुनो, रूल 34, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। ये क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। सुनो मैं समझा, सपोज मैं सप्लायर, मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किए $5,000, आई एक्सपोर्ट यानी इंडिया के बाहर बेच दिए मैंने, $5,000 मिले, मैं यूएसए में से मैंने बेचे, करेक्ट। अब मैं अपने जीएसटी रिटर्न्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में $5,000 तो नहीं लिख सकता, मुझे उसको रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू कैन नॉट बुक इन डॉलर्स, सो मैंने उसको इंडियन रुपये में बुक करना है, बराबर है। अब क्वेरी क्या है, कौन से एक्सचेंज रेट लूं? या गूगल पे आप लोग, कुछ लोग गूगल पे टाइप करते हैं $1 इक्वल टू 1, वो बेवकूफी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सुनो कैसे होता है, जीएसटी में कैसे करना है, रूल 34 में कहा, रूल 34 में कहा गया है कि अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर, या एक्सपोर्ट कर सर्विस नहीं, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी रिटर्न में कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है? जो भी $5,000 का दिया उसका रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा होगा, एज पर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ऑन द डेट ऑफ सप्लाई, वो जहां एक्सचेंज रेट है वो लेना है। गूगल पे $1 इक्वल टू मत लिख देना, तो गलत हो जाएगा। जो भी सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वो आपको लेना है जीएसटी रिटर्न्स से। वहां पे $1 इक्वल टू 70 लिखा है, तो आपको जीएसटी रिटर्न्स में बुक करना है 5,000 into 70, टैक्सेबल वैल्यू 3 लाख, 3,50,000 बुक करना है, समझे? ये देखो कौन सी वेबसाइट पे जाना है वो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, अगर आप गूगल पे टाइप करो गलत है, आपको सीबीआईसी वेबसाइट पे जाना है, cbic.gov.in, यहाँ पे आप क्लिक करो तो देखो ये वेबसाइट खुल गई। इस वेबसाइट में अगर आप नीचे आओगे ना तो आपको एक्सचेंज रेट मिलते हैं 15 दिन, सम एक्सचेंज रेट, ये देखो एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन दिख रहा है नीचे, ये देखो एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन, इस रेट को आपको लेना चाहिए, हर 15 दिन में कुछ अपडेट होता है, वो पर्टिकुलर आपको लेना है, लेटेस्ट। गूगल पे मत लिखना वरना पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाए। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का आता है ना सर? हाँ दोनों का आता है, बट इंपोर्ट में तो ठीक है क्योंकि वो तो आपको वहीं पे आईजीएसटी भरना पड़ता है, तो वहां ये सारे इश्यूज नहीं आते, मेन एक्सपोर्ट में ही आता है।
सर ये आता है एवरी 15 डेज में, और शिपिंग बिल में भी यही रहता है। करेक्ट है, करेक्ट है। शिपिंग बिल रहता है, उस पे भी यही रहता है, अकॉर्डिंगली आईजीएसटी और सब कैलकुलेट होता है। सही बात। तो ये बिल के लिए भी डेली, सॉरी, ईवी बिल के लिए भी डेली इसमें से देखना पड़ता है कस्टमर, मतलब जो चेंजेस होते हैं। गुड्स बेचो तो इसमें देखना है, सर्विस में नहीं, गुड्स का इसमें से देखना है। हाँ, वो कस्टम्स की वो बोट से जाता है, वेसल से जाता है, एयरक्राफ्ट से जाता है, तो यहाँ से। तो हमेशा प्लीज यहीं से लेना। जीएसटी में इस तरीके से बुक करना है और गुड्स ओके। ये तो जीएसटी में बोला। अब यार अकाउंट्स जीएसटी का नहीं सुनता। अकाउंट देखो, ये गुस्सा आएगा आपको। तो फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आपको कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है? सीबीआईसी का, जीएसटी। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप टैली सॉफ्टवेयर, सैप, ओरेकल में बुक कर रहे हो, तो पता है कौन सा एक्सचेंज रेट लेना है? एक्सचेंज रेट एज पर आरबीआई वेबसाइट, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये फॉलो नहीं करता सीबीआई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आरबीआई रेफरेंस। तो यार बहुत नॉनसेंस। तो आरबीआई रेफरेंस रेट के हिसाब से बुक करना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट एज पर आरबीआई। तो आरबीआई में से 72 है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक करना पड़ेगा 360। तो ये कैसा दिखेगा? आपके टैली में दिखेगा 3,60,000, जीएसटी रिटर्न में दिखेगा 3,50,000। 10,000 का डिफरेंस खड़ा है। ये फिर एट द एंड ऑफ द आप सेटल कर। तो ये गलत पॉइंट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट है, अभी क्या करें। सो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में आरबीआई का लेना, लेकिन जीएसटी रिटर्न में सीबीआईसी का लेना है। एंड फिर वो डिफरेंस हमेशा खड़ा रहेगा। मार्च में उसका एक्सचेंज रेट डिफरेंस करके जान छोड़ दें, बाकी पूरा साल वो खड़ा है। ओके, तो ये गुड्स का केस है। गुड्स लेकिन वो एक्सचेंज रेट डिफरेंस जो रहता है वो भी अलाउ होता है या फिर वो अलाउ होता है? अलाउ, अगर कम होता है तो एक्सपेंस मिलता है, ज्यादा होता है तो इनकम दिखता है। वैसा डिफर्ड टैक्स में मिलता है या फिर इसमें अच्छा अकाउंटिंग में मिलता है। ओके, या गॉट इट। ठीक है, लेकिन जो काफी लोग है वो लोग अकाउंट्स में भी सीबीआईसी कर डालते हैं एंड जीएसटी में भी सीबीआईसी कर देते हैं, ताकि डिफरेंस है। हार्डली पॉइंट्स में डिफरेंस होता है, बट डिफरेंस तो होता है। ओके, ये गुड्स का था। अब सर्विस में, सर्विस अच्छा है, बेस्ट। सपोज मैंने सर्विस दिया, अभी मैं सर्विस दे रहा हूँ। सपोज आप लोग सब यूएसए वाले, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, $5,000 आप मुझे दोगे फॉर सर्विसेज। अब सर्विस तो ऑनलाइन भी होती है, मोबाइल से भी होती है, एसएमएस से। ये थोड़ी वैसा लिया एयरक्राफ्ट से जाती है, ये तो ऑनलाइन और वैसा होता है सर्विस, इंटेंजिबल। तो देखो अब कैसे बुक करें? मैं डॉलर में तो बुक नहीं कर सकता। सो इन जीएसटी रिटर्न एंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट वी कैन नॉट बुक इन डॉलर, वी विल हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीस। सो कौन सा एक्सचेंज रेट है? क्या सर्विस में सीबीआईसी लेना है? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या लिखा है रूल 34 में? कहा है अगर मैं सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जीएसटी रिटर्न्स में कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है? आरबीआई का एक्सचेंज। आरबीआई वेबसाइट में जाओ, वहां पे जो $1 इक्वल टू जो लिखा है वो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट आपको सर्विसेज। यहाँ पे सीबीआईसी का मत लेना, सर्विसेज में क्लियर कट लिखा है आरबीआई रेफरेंस रेट। तो यहाँ पे आपको 72 लिखा है तो 3,60,000। एंड सर्विस में अच्छा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी वही बोला गया, रेट ऑफ एक्सचेंज विल बी व्हाट? आरबीआई रेफरेंस रेट। तो यहाँ पे दोनों ही सेम रहेगा। गुड्स जीएसटी रिटर्न में भी सेम ही है आरबीआई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी सेम ही है आरबीआई। तो सर्विस में ये एक्सचेंज रेट डिफरेंस नहीं है, गुड्स में ही आएगा। गुड्स गुड्स गुड्स, क्योंकि गुड्स में सीबीआईसी का। बस ये पॉइंट है। तो रूल 34 प्लीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क का भी आ सकता है शॉर्ट नोट, आप लोग लिख पाओ। यस, तो ये हमारा सॉरी रूल 34 था। अब हम आते हैं रूल 34 में, सॉरी रूल 35 में आते हैं। रूल 35 बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सिंपल है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, एमआरपी सप्लाई। रूल 35 एमआरपी। एमआरपी एमआरपी तो सुना होगा, डीमार्ट गए हो, काफी लोग गए होंगे, आपने देखा होगा सर्फ एक्सेल लिखा रहता है एमआरपी 11,800। करेक्ट, जीएसटी रेट उस पर होता है से 18%। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या 11,800 पे जीएसटी लगेगा या इस 11,800 में जीएसटी, एमआरपी में जीएसटी ऑलरेडी आ गया? व्हाट इज योर प्लीज आंसर? क्या 11,800 पे जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड? ऑलरेडी इंक्लूडेड। ओके, देखो एमआरपी का फुल फॉर्म ही है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके ऊपर एक पैसा नहीं लगा सकते।
मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP includes all the taxes, जो भी ड्यूटी, सेस, जो भी सब कुछ इंक्लूड हो गया। तो MRP ऑफ 11,800 इज इंक्लूसिव, 100 इज इनकम हो चुका, वापस इस पे नहीं लगता। तो MRP 11,800 में कैसे उल्टा वर्किंग, 11,800 डिवाइड बाय 118 करना, आप डीमार्ट का बिल चेक करना, रिवर्स वर्किंग कभी भी। से नेट अमाउंट 11,800 है, सो नेट अमाउंट 11,800 डिवाइड बाय 118, नेट अमाउंट 10,000 मान ली जाएगी एंड GST 1,800 मान लिया, GST 1,800 मान लिया जाएगा। सो ऐसे वर्किंग होता है MRP। On MRP supplies, supplier cannot charge, collect or pay GST. MRP is inclusive of GST. ठीक है, ऐसा कोई फ्रॉड करे तो पकड़वा देना उसको जेल में। MRP पे आप बिस्किट खरीदते हो पार्ले जी से 5 रुपीज के, तो 5 पे क्या GST लगता है? नहीं, वो 5 में GST आ गया। जो भी है MRP पे सब पे आता है। जैसे केस स्टडी 1, ये शॉपर स्टॉप है, ये कपड़े बेच रही है 56,000 से, GST रेट 12% है, MRP 56,000 लिखा रहता है उधर टैग में, MRP 56, कैलकुलेट GST लायबिलिटी पेएबल बाय शॉपर स्टॉप। अगर MRP वर्ड नहीं लिखा तो ऐसा नहीं होएगा, MRP लिखा है तो मतलब इंक्लूसिव। So say MRP of 56,000 means maximum retail price. MRP includes all tax, duties, fees, everything. तो ये 56,000 पे वापस GST नहीं लगेगा, it is inclusive of GST. इसमें वर्किंग कैसे होगा? MRP 56,000, उसका रिवर्स वर्किंग करो, 56,000 डिवाइड बाय 100 प्लस 12, 112, तो MRP हो गई 50,000, सॉरी नेट अमाउंट हो गई 50,000 और उस पे GST हो गया 50,000 पे 6,000 रुपीज। समझ गए? तो ये हमारा था MRP सप्लाई। सब पे देखो, सब पे MRP आता है। अब अमूल बटर देखो, MRP 30 रुपीज रहता है, कुछ भी आप लोग ये खरीदो MRP पे रहता है। ये अमूल घी है, उस पे भी देखो MRP लिखा है 10 रुपीज से। ये सारे प्रोडक्ट, चॉकलेट्स हो, बोर्नविटा हो, कुछ भी हो, ये सब प्रोडक्ट MRP पे लिखते हैं आपको दुकान। तो दुकानदार इस पे वापस GST नहीं लग सकता, वो रिवर्स वर्किंग करता है एंड अकॉर्डिंगली वो GST भरता है। आपको 10 रुपए MRP तो 10 ही रुपए दे, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। सप्लायर नीड टू डू रिवर्स कैलकुलेशन एंड पे GST। तो आपको पता भी नहीं, वो सप्लायर भरता है। तो ये हमारा था रूल नंबर 35। सर हाँ बोलिए सर। सर तो फिर डीमार्ट के बिल में GST क्यों आता है सर? वो देखो, आपका डीमार्ट का बिल मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन अगर आप डीमार्ट में देखो MRP 100 लिखा रहे, 118 लिखा रहेगा ना, तो लास्ट कॉलम में 118 आता है, नेट अमाउंट 100 कर देते, GST 18 कर। आप चेक करो, कभी भी चेक करो MRP। सर वो पर प्रोडक्ट पे GST लगाते हैं सर? हाँ, MRP मींस इंक्लूसिव ऑफ GST। नहीं, हर प्रोडक्ट पे नहीं लगाते हैं, जिसमें एप्लीकेबल है GST उसका रिवर्स चार्जिंग करके दिखाते हैं, उसमें अलग से जो जो GST एप्लीकेबल गुड्स है ना, उसमें अलग अलग दिखाते हैं वो लोग। जैसे और लास्ट में टोटल GST का भी टोटल भी दिखाते हैं वो लोग। हाँ, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक एग्जम्प्ट है, उस पे वो लोग GST नहीं लगाएंगे, लेकिन से आपने कुछ क्लोथ्स खरीद लिए से 56,000 के, तो मतलब 56 पे वापस GST सर एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स पे सर वो बट ऐसे होता है ना कि हर प्रोडक्ट पे जो GST लगाते हैं वो MRP पे सेल नहीं करते, हम लोग MRP पे परचेस नहीं करते, वो डिस्काउंट दिखाते हैं उस पे, वो डिस्काउंट सर वो लोग डीप डिस्काउंटिंग करके करते हैं और उसके बाद में वापस उस पे GST दिखाते हैं वो। तो सर फिर कैसे पॉसिबल है वो? सुनो, जैसे 50,000 का प्रोडक्ट है, MRP है समझो, अब वो लोग क्या लिखते हैं, डिस्काउंट ऑन MRP 10%, तो 45,000 हो गया, 50,000 माइनस 5, 45 हो गया। अब इस 45 विल बी कंसिडर एज इंक्लूसिव ऑफ GST। अब इस 45,000 पे वो लोग रिवर्स वर्किंग करके आपको पे करना है। तो अब हो गया 45,000 इज टोटल अमाउंट, उसका नेट अमाउंट ढूंढो, से 42,000 हुआ एंड 3,000 GST, ऐसे है। समझे? यस सर। ओके सर। यस सर। सर मैं वापस जाऊंगा तो चेक करूंगा एक बार और। हाँ, मुझे इनवॉइस, मेरे पास इनवॉइस था बट अभी यार मिलेगा नहीं मेरे को। डीमार्ट का एक था, मेरे पास भी हुआ तो सर ढूंढ के भेजता हूँ मैं। एक सेकंड, देखिए तो वो राइट टाइम पे नहीं मिलता मेरे को कुछ।
ठीक है, मैं बताऊंगा, वो मेरे पास भी आएगा। डीमार्ट के तो बहुत आते हैं, हर मंथ होता है, तो मैं वो बताऊंगा। यस सर। ओके, अब एक फाइनल रूल है, रूल 32 सब रूल 5, वैल्यूएशन फॉर सेकेंड हैंड गुड्स। वैल्यूएशन फॉर सेकेंड हैंड गुड्स, ये एडवर्टाइजमेंट तो सबने देखी होगी। ये देखो, ये एडवर्टाइजमेंट, एक मिनट देखो। कार देखो, गाड़ी का होम इंस्पेक्शन बुक करो और कार बेचो ऑफिस, घर या कहीं से। कार देखो करके एक एडवर्टाइजमेंट है। फ्री आरसी ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। आप अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी यहाँ पे बेच सकते हो। कार देखो, ठीक है, तो ये देखो, कार देखो क्या करता है। सपोज आपको गाड़ी बेचनी है, आपकी सेकेंड हैंड हो गई, यार बेचो यार, तो कौन ट्रस्टवर्दी कौन है? तो कार्स 24 है, कार्स देखो, ये सारी ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे कार्स देखो ने आपसे गाड़ी खरीद ली, ये वाली कार्स देखो ने आपसे गाड़ी खरीद ली, ये वाली, और कुछ टायर बायर का प्रॉपर फिटिंग किया, पेंटिंग थोड़ा कर दिया, माइनर चीज, रिपेयरिंग पेंटिंग करके वही गाड़ी वो कस्टमर को वापस बेच देता है। तो आपसे खरीदता है एंड कस्टमर को आगे बेचता है। सो कार देखो, कार्स 24 क्या है? ये सब डीलर्स है सेकेंड हैंड गुड्स के। ये सब क्या है? डीलर्स है सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं, सेकेंड हैंड बेचते हैं। नई गाड़ी तो अलग बात है, वो लोग सेकेंड हैंड आपसे खरीदते हैं, थोड़ा बराबर करते हैं, पेंटिंग रिपेयरिंग एंड आगे कस्टमर को बेचते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस पे जीएसटी कैसे वर्क करता है, ये सुनने का। सपोज मैंने क्या की, मेरी गाड़ी बेच दिया, कार्स देखो कितने में बेच दी मैंने कार देखो में बेच दी 1 लाख रुपए में। मैंने 1 लाख रुपए मुझे मिल गया, मेरी जान छूटी। अब आप जानो, अब कार देखो ने कुछ माइनर चेंजेस किए, थोड़ा रिपेयर कर दी इस गाड़ी को, ताकि पोजीशन अच्छी करी, ताकि और मार्केट में बेच सके। और कार देखो ने इसको बेच दिया 1,80,000। कार देखो ने बेच दिया 1,80,000 में बेच दिया। अब यहाँ पे क्वेरी क्या आ रही है, आज देखो ने कितने में बेचा? 1,80,000 में। व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई? इसमें क्या दिमाग लगाना, 1,80,000 में बेची तो पूरे 1,80,000 पे जीएसटी लगना चाहिए ना। ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,80,000 है तो 1,80,000 पे काश देखो जीएसटी लगाएगा, बट ऐसे नहीं। सुनो क्या कहा, रूल 32 सब रूल 5 ने कहा है that where a person is dealing in buying and selling of second hand goods, आप second hand goods खरीदते हो, second hand goods बेचते हो, second hand goods खरीदते हो, second hand goods बेचते हो, as such सिर्फ माइनर प्रोसेसिंग करते हो, पूरा उसको नया नहीं बना देते। गाड़ी का कुछ मारुति को फोक्सवैगन नहीं बना, थोड़ा माइनर चेंजेस करते। तो क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है पता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी मार्जिन वैल्यू, जितना प्रॉफिट कमाया उतने पे ही जीएसटी लगता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी व्हाट? मार्जिन वैल्यू, जितना कार्स देखो ने प्रॉफिट कमाया उतने पे ही वो जीएसटी लगाए। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड परचेज। तो यहाँ पे कार्स देखो ने मुझसे कितने में खरीदा? 1 लाख में। कस्टमर को कितने में बेचा? 1,80,000 में। तो मार्जिन कितना है? 80,000। कार्स देखो 80,000 पे ही जीएसटी लगाए, 80,000 पे ही जीएसटी लगाएगा मार्जिन पे, बाकी नहीं लगेगा। समझे? तो ये स्कीम सिर्फ सेकेंड हैंड डीलर के लिए, हमारे लिए नहीं, सर्विस वालों के लिए तो है ही नहीं। ये सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स, सर्विस कभी सेकेंड हैंड हो सकती है? नहीं हो सकती। तो गुड्स जो सेकेंड हैंड है उसमें ये स्कीम ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। करना है तो करो, वरना तो जो चालू है वो। तो कार्स देखो, कार्स 24, ये सारे ये स्कीम्स में है, उनको बेनिफिट होता है। समझे? तो यहाँ पे एक चीज याद रखो, ये भी एक आपको शायद पता होगा, एक मोबाइल स्टोर होता है, काफी मोबाइल स्टोर होते हैं जहाँ पे सेकेंड हैंड वीडियो गेम्स मिलती है, सेकेंड हैंड मोबाइल्स मिलते हैं, ये सब सेकेंड हैंड को लिखा रहता है यहाँ। वी बाय स्टफ फॉर कैश, रिसाइकलिंग, ये सारी चीजें क्लियर कट मेंशन होता है, आपको सस्ते में मिलते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड है ना, अभी क्या वैल्यू है सेकेंड हैंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, सेम ऐसे मोबाइल मजा नहीं आ रहा, बेच लेता हूँ सेकेंड हैंड, 10,000 में बेच दिया। अब आगे इस शॉप ने 12,000 में बेच दिया कस्टमर्स को। क्वेरी क्या आ रही है, क्या वो 12,000 पे जीएसटी लगाएगा या 10,000 पे लगेगा? तो आंसर क्या है, रूल 32 सब रूल 5 में क्लियर कट मेंशन, वेयर अ पर्सन इज डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एज सच, वैसे का वैसा, या कुछ माइनर प्रोसेसिंग के, यानी जैसे मोबाइल की तार निकल गई तो रिपेयर कर दी, वैसे नया मोबाइल नहीं कर डाला, वो का वही मोबाइल बेच दिया, सम माइनर चेंज। The value of supply for such second hand goods will be margin value.
मार्जिन पे ही जीएसटी लगाएगा। तो मार्जिन क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स में उसने मुझसे खरीदा कितने में? 10,000। शॉप ने बेचा कितने? 12,000। तो मार्जिन 2000, सिर्फ 2000 पे ही जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। 2000 पे ही जीएसटी वो शॉपकीपर कस्टमर को लगाएगा। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं। तो अपने क्लाइंट्स को गाइड मत करना इसमें घुस जाओ, क्योंकि थोड़ा डेंजर है। हाँ, तो ये ऑप्शनल स्कीम। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी। रूल 32 सब रूल 5, where a person is dealing in buying and selling of second, आपका वही बिजनेस होना चाहिए। एज सच आप बेच देते हो या कुछ माइनर प्रोसेसिंग करके देते हो, जीएसटी सिर्फ मार्जिन पे ही लगता है, ओनली ऑन मार्जिन। लेकिन दो कंडीशंस है, दो कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या है? सच डीलर ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो भी गाड़ी खरीदी या जो भी चीजें खरीदी उसका वो आईटीसी नहीं ले सकता। मैंने गाड़ी बेची 50,000 में कार्स देखो को, एंड मैं 50,000 पे उससे जीएसटी भी ले रहा हूँ, तो उसका आईटीसी वो नहीं ले सकता। और जीएसटी पेड ऑन परचेज ही कैन नॉट टेक। एंड सेकेंड, वो गुड्स ऐसे के वैसे ही सप्लाई होना चाहिए या सर्टेन माइनर चेंजेस होना चाहिए। पूरा ऐसा नया नहीं बना देना चाहिए, ठीक है? पूरा नया नहीं बन सकता, उसको बोलते हैं। सिर्फ एनी ऑफ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये रूल में नहीं घुस सकते। तो रेगुलर जो आप चला रहे हो पूरे पे जीएसटी। ओके, तो ये रूल 32 सब रूल 5 था। आप होपफुली सबको समझा है रूल 32 सब रूल 5। किसी को भी डाउट है तो बताओ, वरना एक केस स्टडी मैं आपको करवाऊंगा। ये देखो, सपोज ये सेकेंड हैंड शॉप है, करेक्ट है? इसने एक कंप्यूटर खरीदा कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना कंप्यूटर बेच दिया 10,000 पे, एंड 10,000 पे कंपनी ने जीएसटी भी कलेक्ट, 10,000 पे जीएसटी भी कलेक्ट कर लिया है। एंड ये सेकेंड हैंड गुड शॉप ने उसका आईटीसी ले लिया। बोल, कंपनी ने जो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरा, इस सेकेंड हैंड शॉप ने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 1800, एंड बाद में कस्टमर को बेच दिया 15,000 प्लस 18% जीएसटी। अब यहाँ पे क्वेरी क्या आ रही? सेकेंड हैंड गुड्स क्या 10,000 15,000 पे जीएसटी लगाए या प्रॉफिट 5,000 पे जीएसटी लगाएगा? वो क्वेरी है। तो देखो एक्ट में क्या कहा है, रूल 32 सब रूल 5 ने क्या कहा है? जीएसटी मार्जिन पे लगता है। मानता हूं कि जीएसटी मार्जिन पे लगता है, लेकिन दो कंडीशन थी ना। पहली क्या थी? आपको आईटीसी नहीं लेना, आपको आईटीसी नहीं लेना, बराबर है? अगर आपने आईटीसी लिया तो इस स्कीम में नहीं आ सकते। एंड दूसरा क्या? एज सच वैसे का वैसे ही बेच दिया, सर्टेन माइनर प्रोसेसिंग कर दी, प्रिंटिंग रिपेयरिंग तो चलता है, तो ये स्कीम एप्लीकेबल है। यहाँ तो भाई साहब मैंने क्या किया, सेकेंड हैंड गुड्स वालों ने आईटीसी 1800 का ले, तो यहाँ पे मार्जिन स्कीम हमको नहीं, यहाँ पे वो कस्टमर को पूरे 15,000 पे जीएसटी लगाए, पूरे 15,000 पे जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा। समझे? तो ये था हमारा रूल 32 सब रूल 5। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। 1 सेकेंड। अब आता है रूल 31A, जीएसटी ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ये क्या है? लॉटरी खरीदा है, ये एडवर्टाइज, ये मूवी देखी है, देखो सपोज स्टेट गवर्नमेंट होती, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट, अब लॉटरी कोई ऐसे वगैरह नहीं कर सकता, लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती। तो स्टेट गवर्नमेंट सपोज लॉटरी रन करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी एजेंट को ऑथोराइज करती है टू रन अ लॉटरी। दो चीज होती है, या स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉटरी निकालती है, या स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को ऑथोराइज करते है कि तू लॉटरी निकाल, उसका भी वो बिडिंग होता है। सप्लाई लॉटरी टिकट्स, ये देखो ये मूवी तो आपने देखी होगी, इसमें ये लॉटरी का ही पूरा सीन होता है कि वो लोग लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं, लॉटरी पे कुछ जीतते हैं, एंड अकॉर्डिंगली होता है। ये कौन ऑथोराइज करता है? स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करता है, या स्टेट गवर्नमेंट खुद लॉटरी का लगाता है, बराबर है? अब सुनो, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉटरी निकालता है तो उसको न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है, पब्लिश नोटिफाई प्राइस इन ऑफिशियल गैजेट से, उसमें लिखा है कि लॉटरी 90 रुपए की मिलेगी। लेकिन जब आप एक्चुअली खरीदते हो ना, तो लॉटरी टिकट का प्राइस 100 रुपए होता है, फेस वैल्यू अलग होता है, न्यूज़पेपर में अलग प्राइस होता है ऐसा। सो नोटिफाई प्राइस 90 है एंड फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट 100 है। अब आता है यहाँ पे पॉइंट, रूल 31 ये क्या है? टिकट वैल्यू
फॉर जीएसटी कैलकुलेशन शैल बी, जो न्यूज़पेपर में ऑफिशियल गैजेट में प्राइस लिखा है वो, या फिर 90, या फिर जो फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट लिखे है वो, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो जो ऑफिशियल गैजेट में लिखा है 90 रुपीज, उस पे जीएसटी लगेगा, या जो एक्चुअल में फेस वैल्यू ऑफ टिकट है 100, उस पे लगेगा, विच एवर इज हायर पे। ये कहा विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल सुनो, ये लॉटरी रन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। कौन रन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट रन कर रहा है। न्यूज़पेपर में आया कि 100 रुपए में, लेकिन फेस वैल्यू है 80 रुपए। अब कितने पे लगेगा जीएसटी? कितने पे लगा? विच एवर इज हायर का। तो रूल 31 ने कहा नोटिफाई प्राइस जो 100 रुपए है वो, या फिर फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट है वो, विच एवर इज हायर, तो पूरे पे लगेगा 100 रुपए, 100 रुपए पे लगेगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा? मेरा क्वेश्चन सुनो, व्हाट शैल बी वैल्यू सप्लाई, क्या 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा, या इस 100 रुपए इंक्लूड्स द वैल्यू, जैसे एमआरपी था 100 रुपए में जीएसटी भी आ, क्या इस 100 रुपए पे जीएसटी लगेगा, या इस 100 रुपए में जीएसटी भी आ? तो देखो क्या है, रूल 31A में कहा गया है, ये नोटिफिकेशन गोली मारो, कि अगर आप लॉटरी का आता है, टिकट वैल्यू जो 100 रुपए है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, सेम एज एमआरपी, सेम एज एमआरपी है, ठीक है। टिकट वैल्यू ऑफ 100 इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 100 रुपीज में जीएसटी आ चुका। जीएसटी रेट वाज 12%, सपोज लॉटरी पे 12% है, तो 12% जीएसटी आ चुका। ओके, तो आपको रिवर्स वर्किंग करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 100 डिवाइड बाय 112, 89 रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा एंड 11 रुपए जीएसटी। समझे? तो यहाँ दो चीज ध्यान रखो, सप्लाई ऑफ लॉटरी टिकट्स कौन कौन करता है? या स्टेट गवर्नमेंट खुद करता है, या किसी पर्सन को ऑथोराइज करता है। स्टेट गवर्नमेंट खुद करता है या किसी पर्सन को ऑथोराइज करता है। जितने में भी टिकट बेची, जो न्यूज़पेपर में वैल्यू है वो, या एक्चुअल, विच एवर इज हायर, और विच एवर इज हायर इज एमआरपी। विच एवर इज हायर को क्या माना जाएगा? एमआरपी, मतलब उसमें जीएसटी आ चुका, उसमें जीएसटी आ चुका, एंड आपको रिवर्स वर्किंग करके जीएसटी सॉरी भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन था, यहाँ पे कंफ्यूजन था, सुनो, पहले क्या था और अभी क्या है वो समझा। कि अगर लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट खुद निकालता था ना, लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जीएसटी रेट 12%, ठीक है, आपको सिर्फ 12% पे जीएसटी भरना पड़ता। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ मुझे ऑथोराइज किया कि प्रतीक तू लॉटरी बेच, तो अगर लॉटरी ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मैं बेच रहा हूं, तो यार जीएसटी रेट 28%, ऐसा डिस्टिंग्विशमेंट था, है नहीं बोल रहा हूं, 28%। तो यार सब लोग कंफ्यूजन हो रहे, यार 12 लगाए कि 28 लगाए, सबको कंफ्यूजन था। तो गवर्नमेंट की आंख खुली, 1 मार्च 20 से एक नोटिफिकेशन, 1 मार्च 20 से ये नोटिफिकेशन आया कि लॉटरी चाहे स्टेट गवर्नमेंट रन करे, या चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे किसी एजेंट को ऑथोराइज किया हो, दोनों में ही जीएसटी रेट लगेगा 28%, 12% वाला हड़ी। अब रेट है लॉटरी टिकट्स, लॉटरी टिकट का रेट आज से फिक्स है, जीएसटी रेट इज 28, याद रहेगा, जीएसटी रेट इज नाउ 28%। जीएसटी रेट को यूनिफॉर्म करें, इज इट ओके? तो देखो, लॉटरी में आपको दो चीज ध्यान देनी, जो ऑफिशियल गैजेट में प्राइस है वो लेना है, या फेस वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर वो लेना है, करेक्ट है। एंड अगर जो भी वैल्यू लो उसको रिवर्स वर्किंग करना, क्या लोगे? जीएसटी रेट 28%, क्योंकि मार्च 20 से तो 28%, आपको एग्जाम में भी 28% ही, भले आपके बुक में 12 लिखा हो, अमेंडमेंट हो चुका है, 28% ही लगे। तो ये हमारा रूल 31A भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कुछ चीजें फाइनल लेवल की है, सो वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे पूछिए। नो डाउट? इसकी नोट्स मिल चुके हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का, आई होप सो। मिले वैल्यू? कुछ मैंने नोट्स भिजवा दी थी ग्रुप पे, नहीं मिले तो मुझे बताओ, एज्यूम मिल चुके हैं। और भी कुछ नोट्स है, मैं सभी अभी फटाफट आपको नोट्स भिजवा रहा हूँ
ताकि आप लोग पढ़ पाओ आराम से। वैल्यू ऑफ सप्लाई होपफुली आपने समझा कैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या, वो अमाउंट जिस पे आप जीएसटी लगाओ, वो अमाउंट जिस पे जीएसटी लगाओगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू कहा जाए। फिर रूल्स हमने पढ़े, इंक्लूजन डिस्काउंट पे कैसे होता है, ये प्लीज आप लोग कल का कल रेफर करो रूल्स। और कुछ भी डाउट है कल सुबह भी हमारा लेक्चर है, आईटीसी चैप्टर पे लेक्चर है कल, बहुत इंपॉर्टेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है 9 से 11। प्लीज आप लोग सब ध्यान देना, 9 से 11 का कल लेक्चर। कल हो सकता है मैं 9 से 12 भी लूं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, बट कल का लेक्चर कोई भी मिस मत करना। संडे आई अग्री, शाम को मैं नहीं ले पा रहा हूँ फॉर सम रीजन, कल सुबह 9 बजे लेक्चर है, आप प्लीज 9 से 11:30 या 9 से 12 भी हो सकता है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, आज के लिए इतना ही था। कोई भी डाउट्स है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।